एक 17-18 साल का बच्चा आपसे अगर आज के दिन में पूछे मैं मर्चेंट नेवी बनना चाहता हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उसे? ग्लैमरस आई थिंक आप या फिर कोई भी नॉर्थ बंगाल से है, सिलीगुड़ी से है, वो ग्लैमरस को मर्चेंट नेवी में डिफाइन करेगा तो उसके हिसाब से वो होगा क्रूज शिप। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए इस पर्टिकुलर प्रोफेशन तक पहुंचना कितना मुश्किल है आज के ज़माने में? इंडियन सीफेयरर्स को ग्लोबली इतना डिमांड क्यों है? बिकॉज इंडियन सीफेयरर्स आर गुड एट एडेप्टेशन। जितना ग्लैमरस बाहर से दिखता है, हकीकत में क्या वैसा ही है या फिर कुछ और ही सिनारियो है? ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों कमाओगे इस फील्ड से। आप अगर फाइनेंशियली नॉलेजेबल नहीं हो तो आप इसमें भी जो है आप गरीब ही रहोगे। कितना कुछ बदल जाता है एक यूनिफॉर्म की वजह से, राइट? जी, जी। आप ऐसे भी हैंडसम, बहुत ही डिसेंट और हैंडसम दिखते हो। यूनिफॉर्म में जब ही आपको मैं देखा तो मुझे लगा कि बहुत कुछ बदल गया। स्कूल के समय में हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं और उसके बाद में काफ़ी मतलब बहुत कम ही प्रोफेशन ऐसी है जो हमें चांस देती है कि हमें यूनिफॉर्म पहनने को मिले, राइट? सो मर्चेंट नेवी बहुत ही बड़ा नाम है इनफैक्ट। बहुत कम लोगों को पता है हमारे क्षेत्र में। जी। संसार के काफ़ी कोने से मर्चेंट नेवी में काफ़ी लोग हैं और काफ़ी प्रोग्रेस भी किया है उन्होंने। जी। आज मैं विस्तार से जानना चाहूँगा मर्चेंट नेवी और इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में, इसीलिए मैं आपके साथ में आज बैठा हूँ सो दैट हमारे जो नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर है ना ये सब ही प्रोफेशन है। सो ऐसा लगना चाहिए कि मतलब संसार पूरा खुला हुआ है, पूरा आसमान आपके लिए है और आप जिसमें इच्छा हो आप उसमें जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो ये जो यूनिफॉर्म आपको जो एक प्रेस्टीज देता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस यूनिफॉर्म के बारे में? पहले तो वो बताइए कि आपको कैसा लगता है यूनिफॉर्म पहनने के बाद में? यूनिफॉर्म जैसे आपने कहा स्कूल में भी हम लोग पहनते थे। तब जो है हमें डिसिप्लिन से हम लोग को पहनाया जाता था, पर जब आप प्रोफेशन एक चूज़ करते हो जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है तब प्राइड वाली फीलिंग आती है। एंड ये प्राइड फीलिंग आपने जैसे कहा हर फील्ड में नहीं है। एंड मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको फुल प्राइड मिलता है। एंड प्रोफेशन भी इसी टाइप का है कि प्राइड इसमें ज़रूरी है। ग्लैमरस भी है। ग्लैमरस भी है ऑब्वियसली। एंड थैंक यू सो मच पहले तो आज शो में आपने बुलाया। एंड मर्चेंट नेवी जैसे आपने कहा खुला आसमान है, और मर्चेंट नेवी में आपको खुला आसमान प्लस खुला समुंदर भी मिलता है। right? जी। और बहुत ही अच्छा फील्ड है एंड इसके बारे में हम बात करेंगे ऑब्वियसली। एंड जी कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो ग्लैमर है इसके पीछे के थोड़ा सा संसार को जो मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा। जितना ग्लैमरस बाहर से दिखता है, हकीकत में क्या वैसा ही है या फिर कुछ और ही सिनारियो है? थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। ग्लैमरस अगर सबका अपना अपना ग्लैमरस का डेफिनेशन डिफरेंट होगा। ग्लैमरस आई थिंक आप या फिर कोई भी नॉर्थ बंगाल से है, सिलीगुड़ी से है, वो ग्लैमरस को मर्चेंट नेवी में डिफाइन करेगा तो उसके हिसाब से वो होगा क्रूज शिप। लेकिन मैं क्रूज आपका इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से तो ये आपका पैसेंजर्स कैरी वन कंट्री टू अनदर कंट्री। लेकिन मर्चेंट नेवी बेसिकली आपका सिर्फ क्रूज नहीं है, इसमें आपके सामने जो ये कप है, ये पेपर है, पेन है, ये सब आपके पास कहीं ना कहीं हमारे मर्चेंट नेवी के थ्रू ही आया है, समुंदर के रास्ते से। तो बेसिकली मर्चेंट नेवी जो है आपका कार्गो रिलेटेड काम है। कार्गो रिलेटेड जो कि अब पेट्रोल हो गया, जैसे आपको पता है मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है। मिडल ईस्ट से इंडिया कैसे आता है? सो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट होता है और वही चीज़ करते हैं समुंदर के थ्रू, और उसमें शिप्स, जहाज़ें चलती है। कार्गो शिप्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स हैं। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप्स, बल्क कैरियर्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स है। उसमें सेलिंग जो करते हैं सीफेयरर्स हम उन्हें बुलाते हैं, और वही मेरा प्रोफेशन है। उन्हीं को मर्चेंट नेवी हम एज अ होल जानते हैं।
मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इनफैक्ट कि एक छोटे से गांव से आने के बावजूद मैं इस पर्टिकुलर वर्ड या प्रोफेशन से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ, बिकॉज मुझे पूरा याद है, मैं पिदोंग से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे जो स्कूल है, बहुत ही बड़ी स्कूल है, सेंट जॉर्जेस हायर सेकेंडरी स्कूल। सो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें दिया गया था। लगभग मैं उस समय शायद मैं अगर रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ तो क्लास 9-10 के आसपास में पहले दफ़े मैंने सुना था एक मर्चेंट नेवी आए थे और उन्होंने बताई कि इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो ये जो चीज़ है, मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि बहुत पैसा है इस पर्टिकुलर फील्ड में। सच में क्या बहुत पैसा है इस फील्ड में? जी, मैं अगर हाँ पैसा है बोलूँगा सिर्फ, तो शायद एज अ इसको आप सोचेंगे कि फेक रहा है, लेकिन इस फील्ड में पैसा है। अब मैं पैसा कैसे है, अब ऐसा नहीं है कि ये शॉर्टकट है Right. कि आप पैसा कमाना डायरेक्टली आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे आगे ही, ऐसा नहीं होता है। कोई भी करियर जो है ये एक लेजिट करियर है। ये आपका कोई और प्रोफेशन नहीं है जो कि शॉर्टकट नहीं है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ। तो सैलरी की बात अब हम आगे करेंगे या फिर मैं आऊँगा उसमें, सैलरी की बातों में मैं आऊँगा। सैलरी की बातें हम करेंगे, लेकिन मैं बता दूं, एक कैप्टन जो है आज के टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स है, एंड इन एन एवरेज एक कैप्टन हर महीने 10 to 12 लाख कमाता है। बट आपका कैप्टन तक पहुंचने के लिए भी आपको 10 से 12 साल या फिर आजकल के टाइम में बताऊँ तो 15 साल मिनिमम आपको लगेगा। राइट। तो इट्स नॉट शॉर्टकट। एंड दूसरे करियर्स जैसे कि बहुत सारे करियर्स है, इंजीनियरिंग ही सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन मर्चेंट नेवी में जो है आप आजकल एक ये नया तो नहीं है, पुराना ही है, बट अब जो है एक मैंडेटरी चीज़ आ गई है जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, उसमें आपको पहले ही जॉब मिल जाती है। तो आपके पास सिक्योरिटी भी है, प्लस आप जो है अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो अराउंड 45 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ से, और वो भी आपकी ट्रेनिंग में। तो जी पैसा है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे और चीज़ें हैं जो जिसके लिए मैं आज डिस्कस करूँगा। बिल्कुल। एक चीज़ मैं यहाँ पे मतलब ऐड करना चाहूँगा, आप गोरखाली नेपाली हैं लैंग्वेज से, और इतना अच्छा और इतना मतलब शुद्ध स्पष्ट हिंदी बोलते हैं जो कि मैं बिहारी होने के बावजूद मैं आप जैसा हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। कहाँ से सीखी आपने ये हिंदी? तो मेरे पापा बीएसएफ में है। अच्छा। और तो मेरा जन्म भी हुआ है शिलोंग। वाह। तो फिर वहाँ से पापा बीएसएफ में है, तो हम ट्रैवलिंग करते करते नॉर्थ बीएसएफ, फौज या फिर इस टाइप की जो प्रोफेशन है, हमें शायद कहीं ना कहीं ये सिखाते हैं कि मतलब बैरियर नहीं है कोई भी चीज़ का। राइट। कम्युनलिज्म से हमें दूर ले जाते हैं मेरे ख्याल से। सो वहीं पे हम लोग काफ़ी सारे लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। थोड़ा बहुत ही सही, मैं भी मतलब जितने भी इस रीजन में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे बंगाली हो गए या फिर हिंदी जितना भी मैं बोल लेता हूँ, या फिर इंग्लिश हो गया, नेपाली हो गया, मारवाड़ी थोड़ा बहुत मैं भी बोल लेता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। आप जब हिंदी में हमने तो जब फर्स्ट इंटरेक्शन किया तो हम लोग नेपाली में स्टार्ट किए, बट आपका जो अभी मैं हिंदी सुन रहा हूँ, इट्स रियली प्रेज़वर्दी। सिलीगुड़ी से बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, तो सिलीगुड़ी वाले जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं। ट्रू। यहाँ पे साउथ इंडियंस भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, हरियाणा से लोग मिल जाएंगे। तो आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो। ऐसा नहीं लगता कि सिलीगुड़ी एक पूरा हिंदुस्तान का एक एग्जाम्पल है? ऐसा नहीं लगता? ऐसे चिकन नेक नहीं कहा जाता है सिलीगुड़ी को। एंड जैसे आपने कहा बैरियर नहीं होना चाहिए, उसी तरह करियर में भी कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। एंड मर्चेंट नेवी को ऑब्वियसली सिलीगुड़ी से इंट्रोड्यूस कराना मेरा एक ड्यूटी है। सही सही सही, बिल्कुल। और आप बखूबी, क्योंकि मैंने आपके प्लान्स को मैंने सुना है, प्लान्स में हम काफ़ी बाद में आएंगे। सो आपने उस चीज़ को बखूबी यहाँ पे करने के लिए जो कदम चाहिए वो आपने ऑलरेडी स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है, और पूरे कॉर्ड के टीम के तरफ से मैं आपको उसके लिए बधाई और फिर विशेष भी देना चाहता हूँ। सो वही मैं ऐड करना चाह रहा था कि जब हमें बताया गया स्कूल में, मैं आज नाम तो मैं भूल गया उनका, अगर वो इस पॉडकास्ट तक पहुंचते हैं और तो काइंडली पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में वो लिखें उनका नाम। सो मे बी इवन माय टीचर हु इंट्रोड्यूस मी टू हिम। लेकिन एक डर जो था, बिकॉज हम लोग गांव से थे, हम लोग छोटे से जगह से थे, तो एक डर था कि इतना बड़ा प्रोफेशन, इतना पैसा है, तो ज़रूर पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत खर्चा भी करना पड़ता होगा। कोर्सेज वगैरह जो है वो बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव होते होंगे। सो मिडिल क्लास लड़के के लिए, एक मिडिल क्लास लड़के के लिए इस पर्टिकुलर प्रोफेशन तक पहुंचना कितना मुश्किल है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में मैं कहूँगा मुश्किल नहीं है,
क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था, मैं 2017 में मैंने स्टार्ट करा था, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ। एंड ऑब्वियसली मिडिल क्लास का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन है। एंड जिस तरह से आप दूसरे प्रोफेशंस, जैसे कि मेनली मैं इंजीनियरिंग का बात करूँगा, तो इंजीनियरिंग में भी जाने से पहले भी हम 1000 बार सोचते हैं। फाइनेंशियली तो पक्का सोचते हैं, इसमें भी आपको फाइनेंशियली सोचना पड़ेगा, लेकिन एक प्लानिंग के साथ सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली एजुकेशन लोन्स आर देयर, एजुकेशन लोन्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर सही वे से जाते हो तो मिनिमम कॉस्ट में आप इसे कर सकते हो। एंड मिनिमम कॉस्ट मैं बता सकता हूँ अराउंड 6 to 7 लाख रुपीज़, अंडर 6 to 7 लाख रुपीज़ आज के टाइम में कोई भी स्टूडेंट आफ्टर 12th डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकता है। एंड आई थिंक आज के ज़माने में एक अपने करियर पे इन्वेस्ट करना 6 to 7 लाख इज़ अ मिनिमम कॉस्ट। ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लिए इट्स अ बिग नंबर, बट लोन्स आर देयर टू हेल्प अस। तो एजुकेशन लोन्स आर देयर। 6 to 7 लाख रुपीस मुझे लगता है कि आजकल हर कोई इन्वेस्ट करता ही है। हाँ, हर कोई इन्वेस्ट इससे करता है। काफी डबल, मतलब काफी ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपने एजुकेशन के Correct, पीछे में, विदाउट आरओआई को सोचे हुए। हम आरओआई पे आएंगे, मैं चाहूंगा जानना। जी, इसीलिए मैंने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में इस करियर को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ज्वाइन करना है, हमने बिना कुछ सोचे समझे हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत कम है। हर घर में मैं जानता हूँ कि मर्चेंट नेवी के बारे में उन्होंने एक ना एक वर्ड या फिर कहीं ना कहीं सुना होगा, बट उसके डिटेल्स में उनको नहीं पता है। नहीं पता है। जी जी। एक और चीज़, मैं मतलब मुझे जब इंट्रोड्यूस कराया गया इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में, मेरे दिमाग में जो भी चीज़ आया था, मैं उसी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पहले रख रहा हूँ। तो एक चीज़ दिखाया गया कि यहाँ पे लग्जरी है, काफ़ी मतलब फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं आपको। तो एक्चुअल में लग्जरी फॉरेन ट्रिप्स के जरिए या फिर उस चीज़ को पाने के लिए लोग जाते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में काफ़ी सारा डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ता है? डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप जो है काम एट लैंड एंड एट सी इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। एट सी आप जो है समुंदर से घिरे होगे आप। आई थिंक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो हम कोरिया से टू इंडिया या फिर कोरिया से मिडल ईस्ट अगर हमें एक सेलिंग करना होता है तो उसमें अप्रॉक्स 22 to 23 डेज़ लग जाते हैं। अच्छा। उस बीच में आप अपने जो शिप में आदमी हैं जो सेलिंग कर रहे हैं, उनके अलावा आप और किसी को नहीं देखने वाले हो। तो एक लोनलीनेस तो है, बट आज के टाइम में इम्प्रूव हो रहा है सिचुएशन, क्योंकि अब जो है इंटरनेट आ रही है। पहले जो है इंटरनेट की भी कमी थी, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी भी बहुत एक प्रॉब्लम था। एंड इस चीज़ के लिए जो है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपका इंस्टीट्यूट से ही आपको बिल्डअप कराया जाता है। एंड इंडिया में मैं जितना जानता हूँ, हर स्कूल में ही डिसिप्लिन जो है ऑलरेडी सारे बच्चों में डाल दिया जाता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हम सोचते हैं। एंड जैसे लग्जरी और अपने पैसे की बात करी, तो लाइफस्टाइल ऑब्वियसली आपकी इम्प्रूव होगी। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास से हैं तो आप सोच सकते हैं कि इस करियर से आप उठ के अपर मिडिल क्लास तक ज़रूर पहुंच सकते हो, अगर सिर्फ आप इस करियर का इस्तेमाल करते हो। तो इसके अलावा आप करते हो तो ऑब्वियसली जो भी आपका क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कुछ करते हो तो उससे भी ऊपर जा सकते हो। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास ईजीली अपने परिवार को अपर मिडिल क्लास तक इस करियर के थ्रू पहुंचा सकता है। एंड मैं लग्जरी तो नहीं कहूँगा, बट जी हाँ, लाइफस्टाइल जो है आपकी बहुत इम्प्रूव हो सकती है इस करियर के थ्रू में। राइट। यहाँ पे आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया, मेंटल हेल्थ। जी। सो कितना प्रभाव पड़ता है इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में? सी, आपको ज़मीन पर है ना, ज़मीन पर रहने का आदत है आपको। आप अचानक से ऐसे संसार में जाते हैं जहाँ पे आप खिड़की से बाहर देखो तो पानी है ना, छत पे जाओ तो पानी, किधर भी जाओ तो आप पानी ही पानी दिखता है। रूम के अंदर में, शिप के अंदर में आपको सिर्फ कुछ इंसान दिखते हैं बस। बट वो जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी नहीं है एक इंसान को मतलब ठहराव देने के लिए। उसको चाहिए होता है ना, खुलापन। तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन आपको बांधता भी है, आपका दायरा ये कि मतलब आप सिर्फ उस पर्टिकुलर शिप के अंदर में ही आप कहीं ना कहीं। शुरू में तो मुझे लगता है, मेरा एक दोस्त भी है कोस्ट गार्ड में, वो मेरे को बताया करता था कि शुरू में जब आप यू आर नॉट सो हैबिचुएटेड ऑफ दिस पर्टिकुलर शिप वर्ल्ड, तो आपको कहीं ना कहीं एक कैद महसूस होता है। सो कैसे डील करते हैं ये, मतलब ये कैद से कैसे डील करते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं इसको?
जी, जैसे सराउंडिंग्स आपको पता है इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से जो क्रू मेंबर्स हम कहते हैं, जो शिप में जो सेलिंग कर रहे हैं हमारे क्रू मेंबर्स, वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। कैप्टन्स, चीफ ऑफिसर्स और अदर ऑफिसर्स, इंजीनियर्स जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। एंड जो भी नया ट्रेनी आता है या फिर जो नई बार सेलिंग कर रहा है, वो उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। और मेंटल हेल्थ मैं कहूँगा एक शायद आपको फर्स्ट एक सेलिंग जैसे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो है इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी हमें ट्रेंड किया जाता है। इसलिए हम सिर्फ डायरेक्टली आप ज्वाइन नहीं करते हो शिप में, आप 1 साल का इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग करते हो, जहाँ पे जो कैप्टन्स हैं जो ऑलरेडी सेलिंग करके छोड़ चुके हैं, जो अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे आके आपको समझाते हैं लाइफ एट सी होता क्या है, उसके बारे में सिखाते हैं। तो ऑलरेडी आपके मेंटली जो है वो आप प्रिपेयर्ड रहते हो। लेकिन ऑब्वियसली नया बार कहीं जाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये प्रोफेशन जो है एडेप्टेशन को भी डिमांड करता है। आप कितना जल्दी एक सिचुएशन में अडेप्ट करते हो, और एडेप्टेशन आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, क्रिएटिविटी काम करते हो, तो आप इजीली अडेप्ट कर लोगे। एंड ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट सेम लैंड एंड एट सी, इट्स वेरी डिफरेंट। लेकिन आप एक टाइम में आके इसको इजीली अडेप्ट कर लोगे। एंड इंडियंस आर इन सीफेयरर्स कम्युनिटी, इंडियन सीफेयरर्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, और क्योंकि वो एडेप्टेशन जल्दी कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियन सीफेयरर्स को ग्लोबली इतना डिमांड क्यों है, बिकॉज इंडियन सीफेयरर्स आर गुड एट एडेप्टेशन। तो आई थिंक जी, बिकॉज आई थिंक ये शुरू से ही जो है स्कूल से ही हमें इनडायरेक्टली मैं कहूँगा ऑलरेडी हमारे अंदर डाल दिया डायरेक्टली जाता एंड है। इनडायरेक्टली हम लोग वो उस चीज़ को सीखते रहते हैं। इनफैक्ट इंडियन मिडिल क्लास जो है वो तो इस चीज़ को एडेप्टेशन को मतलब correct. काफ़ी छोटे उम्र से ही मतलब सीखने लगते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, राइट। दिस माइट बी वेरी ट्रू, राइट, नॉट माइट बी, दिस इज़ वेरी ट्रू ऑफ कोर्स। सो एक कन्फ्यूजन और है मेरे दिमाग में। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि, और ये कन्फ्यूजन सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं उनके दिमाग में भी है। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी, ये दोनों में क्या अंतर है ऐसा? मतलब मुझे भी शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैंने, चलिए ठीक है, आपके साथ में बैठने के लिए थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। आप बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, तो सबसे बड़ा अंतर मैं कहूँगा कि मर्चेंट नेवी इन इंडियन टर्म्स, मर्चेंट नेवी इज़ अ प्राइवेट जॉब, इंडियन नेवी इज़ अ गवर्नमेंट जॉब। इंडियन नेवी आपको प्रोटेक्ट करता है, और मर्चेंट नेवी जो है आपके नीड्स को फुलफिल करता है। अब नीड्स जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक कप हो गया, माइक हो गया, किताबें हो गई, वो आपको प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट नेवी से ही। तो 95% जो भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन शिपिंग। और इंडियन नेवी जो है हमारे इंडियन कोस्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। और एलिजिबिलिटी में भी ऑब्वियसली डिफरेंस है। एलिजिबिलिटी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही करने वाला था कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन है? लाइक क्लास 10 के बाद जा सकते हैं, क्लास 12 के बाद जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। सो व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? तो मर्चेंट नेवी के लिए आप 10th पास करके भी जा सकते हैं, आप 12th पास करके भी जा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस है तो जैसे मैंने कहा, क्रू मेंबर्स, मर्चेंट नेवी में क्रू मेंबर्स होते हैं। तो क्रू मेंबर्स में भी ये जो यूनिफॉर्म मैंने पहना है, ये सिर्फ ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स के लिए ही है, और उनके लिए डिफरेंट है। एंड उसके बाद आते हैं रेटिंग्स। तो रेटिंग्स आपके जो है डिफरेंट रैंक्स हैं, बट लोअर देन द ऑफिसर रैंक्स। एंड फॉर रेटिंग्स आप 10th पास के बाद जा सकते हैं। ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कि 10th के इंग्लिश में आपका 50% से ज़्यादा आना होना चाहिए। अच्छा। एंड फॉर ऑफिसर्स या फिर इंजीनियर आप जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, तो 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना कंपलसरी है। बायो स्टूडेंट अगर उन्होंने PCMB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो ले रखा है तो इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अगर मैथ नहीं ले रखा है तो फिर वो इस फील्ड में नहीं आ सकते। और इसमें भी ये क्राइटेरिया है कि आपके 12th PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कंबाइंड 60% से ज़्यादा आना होना चाहिए। एंड इंग्लिश में या तो 10th में या तो 12th में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है टू जॉइन मर्चेंट नेवी। 12th पास के बाद ही आप एज एन ऑफिसर या फिर इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। वाओ जी।
सो मतलब एक और चीज़ समझना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई बंदा क्लास 10 के बाद गया है और वो चाहता है कि मतलब उसका प्रमोशन हो जाए जी। सो उसको क्या करना पड़ेगा फर्दर, किस टाइप की पढ़ाई या फिर किस टाइप की एग्जामिनेशन, मतलब या फिर कोई प्रोसेस तो होता ही होगा, थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। तो मैंने एक पॉइंट मैंने ये मिस कर दिया कि 10th पास करके जो रेटिंग मैंने कहा, रेटिंग से भी ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेटिंग में ही रहेंगे वो। अगर वो चाहते हैं कि ऑफिसर में जंप करना तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब मर्चेंट नेवी में ऐसा आप सोचते होंगे या हर कोई सोचता होगा कि यार हम एडवेंचरस लाइफ जिएंगे तो पढ़ना तो भूल ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपको जो है हर प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देने होते हैं। आप ट्रेनिंग करके आओगे, ऑफिसर फिर बनोगे तो उसके लिए आपको जो है इस चीज़ को मैं भी एग्जाम मानता हूँ। देना पड़ेगा। मतलब कोई भी प्रोफेशन में अगर आप इंटरनली अपना ग्रोथ अगर चाहते हैं तो आपको पढ़ाई, मतलब जो चीज़ है वो पूरा जीवन आपके साथ में रहने ही वाला है। तो मर्चेंट नेवी में आपका कैप्टन बनने तक, कैप्टन के बाद भी पढ़ाई चलता रहेगा, क्योंकि आपको जो है शिप के बारे में अपडेटेड रहना होगा। कोई भी अगर कैप्टन भी आज के टाइम में वो नहीं बोलेगा कि मैं सारा शिप के बारे में जानता हूँ। सही। एंड आपको जो है रेगुलर अपडेट रहना होगा, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या नहीं चल रहा है। तो पढ़ाई जो है आपकी इसमें ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करेंगे और पढ़ाई आपकी स्टॉप हो गई, ऐसा नहीं है। आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यूस रहेगी टिल यू बिकम कैप्टन और उसके बियॉन्ड भी। ओके। सो काफ़ी सारे एंट्रेंस टेस्ट होते होंगे आफ्टर क्लास 10, आफ्टर क्लास 12। कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट हैं और क्लास 10 के बाद अगर जाना हो तो क्या प्रोसेस है, क्लास 12 के बाद जाना हो तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा बताएं यंग किड्स के लिए। यस जी। तो 10th पास के बाद अगर उन्हें ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी, तो बेसिकली कोई ऑल इंडिया लेवल टेस्ट इसमें नहीं है। इसमें जो है आपके इंस्टीट्यूट्स या फिर कंपनीज जो आपको हायर करेंगी, स्पॉन्सरशिप लेटर्स देंगी, उनका खुद का एग्ज़ाम्स रहता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, रिटन प्लस इंटरव्यू। ये हो गया आपका 10th पास के बाद डायरेक्टली उनको जाना होगा। और इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली उनको जो है 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होगी इंस्टीट्यूट में। उसके बाद ही वो शिप में ऑन बोर्ड जाएंगे जो कंपनी उनको हायर करेंगी। उसके बाद अगर आप एज एन ऑफिसर जाना चाहते हैं तो 12th के बाद PCM परसेंटेज आने के बाद आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे IMU CET एग्ज़ाम के लिए। अच्छा। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एंड इसमें मैं आपको बता दूं, आप अप्रॉक्स मान लीजिए आज के टाइम में 80,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। 80,000 जब मैंने दिया था तब अराउंड 20 से 25,000 स्टूडेंट्स थे। अब जो है मर्चेंट नेवी इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग एज अ करियर। पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है एंड अच्छा भी है। राइट। एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है डिफरेंट देन इंजीनियरिंग, जो कि एक कॉमन बन गया है। और इसके वजह से पॉपुलरिटी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो IMU CET जो पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुआ करती थी, जिस तरह से इसकी बच्चे देने लगे, क्योंकि सीट्स तो आप बढ़ा नहीं सकते उतना, तो इसकी वजह से अब नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ये कुछ साल पहले से ही नेगेटिव मार्किंग इसमें आ चुकी है। तो IMU CET एग्ज़ाम आपको देना होगा, जिसमें ये ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है। इसमें आपको रैंक्स लाने होंगे। एंड ये लाने के बाद अब जो है ये IMU CET एग्ज़ाम के बाद आप 3 कोर्सेज कर सकते हो। एक है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, एक दूसरा है BSc इन नॉटिकल साइंस, तीसरा BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। जी, ये 3 ऑप्शंस हैं सारे बच्चों के पास। तो जो अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन मर्चेंट नेवी में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो BTech कर सकते हैं। अच्छा। अगर कोई जो है जल्दी इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो वो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकता है। ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। 1 ईयर आपको इंस्टीट्यूट में बिताना होगा। उसके बाद आपकी 18 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग होगी ऑन बोर्ड शिप। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि IMU CET आपने क्लियर किया और डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि आप चले जाओगे जहाज़ में। ऐसा नहीं है। IMU CET एक आपका ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो जिस तरह से आपको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए JEE क्लियर करना होता है, उसी तरह से मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट में टू बिकम एन ऑफिसर या इंजीनियर आपको IMU CET का एग्ज़ाम क्लियर करना है। और आज के टाइम में जैसा मैंने कहा कि कंपटीशन बढ़ रहा है और मैक्सिमम जितने मैंने स्टूडेंट्स को अभी तक प्रिपेयर करा है 70% या 80% जो बच्चे हैं वो आज के टाइम में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहते हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है
कि अब कंपनीज़ के जो एग्ज़ाम्स होती हैं वो भी टफ़ हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, रोड मैप अगर मैं आपको बताऊं तो पहले आपको IMCT क्लियर करना होगा, उसके बाद कंपनीज़ के आपको रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। इंटरव्यूज भी क्लियर इंटरव्यूज़ भी होते हैं इसमें, और वो आपका अच्छा खासा लेवल का ही होता है। एंड क्योंकि जो एक कंपनी जो है एक टाइम में हर साल में 2 बार उनके बैचेस निकलते हैं एक कंपनीज़ के, लेकिन IMCT आपका एक साल में एक बार ही होता है। तो कंपनीज़ का रिटर्न एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा, प्लस इंटरव्यूज़ क्लियर करनी होंगी, उसके बाद ही आप जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो फर्दर स्टडीज़ के लिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए। लेकिन BSc और BTech के लिए आपको पहले इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा, एंड जो नॉर्मल है प्लेसमेंट आपको मिलता है कंपनीज़ के थ्रू। उसके बाद आप जो है 12 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग करोगे BSc में, एंड BTech में आपका 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग होता है ऑनबोर्डशिप। वाह। तो जितना मुझे समझ में आया कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक एंट्रेंस पास की और आप चले गए सिप में आप लाइफ बिता रहे हो, ऐसा नहीं। सो ऑफ कोर्स इतना ग्लैमरस, इतना ROI युक्त एक प्रोफेशन है, तो दिस इज ऑब्वियस कि मतलब उसका जो एंट्रेंस है वो थोड़ा सा हार्ड हो, या फिर थोड़ा सा है ना, वहाँ पे थोड़ा सा उसे टेस्ट किया जाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप JEE को, जैसे मैंने कंपेयर किया, अगर उसके एग्ज़ाम को आप IMCT या फिर कंपनीज के रिटर्न और इंटरव्यू से कंपेयर करते हो तो ईजी है, JEE से बहुत ज़्यादा ईजी है आपका IMCT प्लस इंटरव्यू प्लस कंपनीज के टेस्ट। राइट। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। JEE का आपका आज के टाइम में सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए, एंड 12th के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे मैं कहूँगा आप उतना लेवल का प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, थोड़ा सा कम लेवल में कहूँगा। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप जो रट्टा मार के करने वाले हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसमें भी आपको जो है कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली जानना चाहिए, एंड इसमें जो है आपका एप्टीट्यूड इंग्लिश भी आता है। तो IMCT का मैं सिलेबस एक बार आपको बता दूं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश भी होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो अगर कोई बच्चा कंपेयर कर रहा है JEE के साथ कि उस लेवल का आएगा, तो उस लेवल का नहीं आएगा। थोड़े से आप गुड साइड में हो, थोड़ा सा कम प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रिपेयर करके ही जाना होगा। राइट, नाइस, वेरी नाइस। धीरे धीरे मतलब आजकल कोई भी कंपनी हो, वो वही रट्टा वाली जो स्टूडेंट्स हैं, रट्टा वाली जो स्किल है, उसे अब पसंद नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी प्रोफेशन में बात। सो मैं भी यहाँ से कहना चाहूँगा यंग किड्स को कि अब रट्टा वाला जो संसार है वो खत्म हो चुका है। अब आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। एंड मतलब आपको लोग, कंपनी जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। राइट, सो दिस इज क्वाइट ट्रू। एक मैं अपने तरफ से समझना चाहूँगा कि एक सिप के अंदर में कितने कैटेगरी ऑफ जॉब्स होते हैं, मतलब राइट जैसे आपने इंजीनियर बताया, सो ऑफिसर रहते हैं, और कितने कैटेगरीज ऑफ जॉब्स रहते हैं उसके अंदर में? तो बेसिकली आपके जो हैं 3 हम मेनली कहते हैं हमारे टर्म्स में। एक आपका डेक ऑफिसर, डेक साइड, इंजन साइड, एंड थर्ड इज कैटरिंग। अच्छा। तो डेक साइड में आपका रैंक वाइज अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले जो है ट्रेनी OS से स्टार्ट होता है। ट्रेनी OS, AB, बोसन, ये आपके 4 हो गए रेटिंग कैटेगरी के ऑन डेक साइड। उसके बाद आपके आ जाते हैं कैडेट, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, एंड देन कैप्टन। तो ये आपके डेक के अपर साइड, डेक ऑफिसर साइड हो गए। इसी तरह से आपके जो है इंजन में भी कुछ हिस्से जो है रेटिंग्स के हैं। उसके बाद जो है आपका ट्रेनी आ जाते हैं, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। तो इंजन साइड से आप जा रहे हैं तो मैक्सिमम आपका चीफ इंजीनियर आप पहुंच सकते हैं, एंड अगर आप डेक साइड से जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम कैप्टन तक पहुंच सकते हैं। एंड कैप्टन एंड चीफ, ऐसा नहीं है कि कैप्टन ऑब्वियसली ओवरऑल जो है देखते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ सैलरी अगर मैं कहूँ तो कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर्स आर इन द सेम लेवल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। चीफ इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल इंजन साइड, बट कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल शिप प्लस इंजन ऑल्सो, बट इंजन में जो है चीफ इंजीनियर उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कैटरिंग का मैं कहूँ तो चीफ कुक हो जाते हैं, एक ट्रेनिंग कुक होता है, एंड एक GS होता है।
ओके, नाइस। कहीं ना कहीं मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ जी। कि वो जो संसार है वो कैसा होता होगा। ऑन एन एवरेज एक शिप के अंदर में कितने लोग रहते हैं एट अ टाइम? ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा अराउंड 21 to 20, लेकिन दिन ब दिन जिस तरह से ऑटोनोमस शिप्स हो जा रहे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, पहले की मैं अगर बात कहूँ तो जिस तरह से मेरे को हमारे जो इंस्टीट्यूट के कैप्टन्स कहते थे कि पहले 45 to 50 मेंबर्स या उससे भी ज़्यादा रहते थे, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो अब शिप्स में जो है हाई टेक भी यूज़ होते हैं। अच्छा। जैसे एलोन मस्क का आपने स्टारलिंक सुना होगा, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की इतनी इश्यूज थी। मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट बार शिप ज्वाइन किया था तो मेरे को 150 MB पर वीक मिलता था। अच्छा, 150 MB पर वीक, जहाँ पे मैं घर पे वाईफाई में आई थिंक डेली का, मुझे तो लगता है एक वीडियो देखते देखते अभी 150 MB खत्म हो करेक्ट। जाता तो है। हम जो है सिर्फ शिप में 2020 का मैं बात कर रहा हूँ, 2021, तो उस टाइम मेरे को 150 MB पर वीक मिलता था। एंड इट वाज डिजास्टर, क्योंकि घर से कनेक्टिविटी बिल्कुल छूट गई थी। एंड सेकंड शिप में जो है मेरा 1 मंथ फुल जो है मैं घर पे बात नहीं कर पाया था शुरू के। एंड कहीं से जुगाड़ करके फिर जब हम पोर्ट में गए, फिर सिम वगैरह का वो करके फिर जो है मैंने बात करी थी। बट अब जो है बट जैसे जैसे हम सेकंड शिप हमारे बढ़ते गए, स्टारलिंक की बातें आने लगी। एंड अब जो है ज़्यादातर शिप्स में जो है स्टारलिंक लग चुका है। अच्छा, उसके वजह से अब डेली अब अनलिमिटेड, और बहुत सारे शिप्स में तो अनलिमिटेड हो गया डाटा, बहुत सारे शिप्स में कुछ GB के पर लिमिट आ चुके हैं। तो अब जो है इंटरनेट की कमी नहीं है। कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये प्रोफेशन नहीं, मेरे लिए नहीं है ये, मतलब ये संसार बहुत ही अजीब है, कनेक्टिविटी भी नहीं है? नेवर फेल्ट लाइक दैट? नहीं, ऐसा फील तो मेरे को नहीं आया कभी। आपको जो है ना ये फील्ड में आप एक बहुत ही प्यारा सा मैं आपको बताता हूँ, हर दिन आपको सनसेट और सनराइज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आप कुछ भी टेंशन में होंगे ना, उस सीन को जब आप देखते हो सब कुछ रिफ़्रेश हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे लैंड में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे तो बिल्डिंग्स कवर्ड हैं, आपको ये स्मॉग के कारण पॉल्यूशन का वगैरह यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आउट एट सी इट्स क्लियर। आप फ्रंट ऑफ द शिप आप देखेंगे सनसेट हो रहा होगा, डायरेक्टली आपके फ्रंट ऑफ द आइज सन राइज हो रहा होगा, एंड दैट रिफ्रेशेस एवरी डे। दैट इज़ द वेरी प्रीटियस्ट मोमेंट एवरी डे यू गेट टू सी। एंड और इसके लिए जो है मैंने कहा, इसीलिए जो है इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कराई जाती है। पहले ही कैप्टन्स, चीफ इंजीनियर्स, ऑफिसर्स हमको ऑलरेडी मेंटली जो है ट्रेन कर चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ नए ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी विजुअलाइज कर चुके हैं अपने आइज़ में। एंड आजकल तो 3D VR का टेक्नोलॉजी भी आ चुका है, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी ऐसा लगता है ट्रेनिंग के टाइम में कि हम जो है ऑलरेडी शिप में जा चुके हैं। तो मतलब बहुत सारे जो भी इंस्टीट्यूट ट्राई करती हैं कि आप पहले ही ऐसा आपको फील हो कि आप ऑलरेडी लाइफ एट सी हैं। और प्लस आपके ट्रेनिंग में आपको शिप विजिट भी करवाया जाता है, तो आप ऑलरेडी शिप में विजिट कर चुके होंगे। आई थिंक अगर आप 1 साल का कोर्स कर रहे हैं तो ईजिली आप 3 से 4 बार जो है शिप्स ऑलरेडी विजिट कर चुके होंगे। तो आपको ऐसा कोई नहीं है, रियल टाइम ट्रेनिंग आपको वहाँ पे रियल कराई टाइम जाती है। जी। और ये प्रोफेशन, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, है ना, जो चीज़ हम लैंड पे मिस आउट करते हैं कहीं ना कहीं, राइट? इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं, पेड़ पौधे एकदम देखने को मिलते भी नहीं हैं। सो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस कर सकते हैं यंगस्टर्स कि आप हमेशा और हर दिन नेचर के साथ में कनेक्टेड हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इससे पहले हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो जानना चाहूँगा कि इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराया जा सकता है, या फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे भरोसे से उस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं? कुछ इंस्टीट्यूट के नाम बता पाएंगे? जी, आप इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो गवर्नमेंट जो है मैं आपको बताऊंगा, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उन्हीं का ही जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, IMU, तो उनके कॉलेजेस हैं। आपको कोलकाता में मिल जाएंगे, चेन्नई में मिल जाएंगे, मुंबई में, और 2-4 और जगह हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो हमारा जो नियरेस्ट है वो कोलकाता पड़ता है, कोलकाता है, बट IMU कोलकाता में आई थिंक मुझे जितना पता है सिर्फ बीटेक्स के लिए अभी है। अच्छा। और आपको अगर
लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप खुद जाके उधर ज्वाइन कर सकते हो, इसलिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो जिस तरह से आपका रैंक आएगा, प्लस इसमें जो है आपके कैटेगरीज, आप जनरल से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी विथ रिलैक्सेशन जो भी है, आप जिस तरह के रैंक लेके आएंगे उस तरह से आपको जो है ये इंस्टीट्यूट जो है काउंसलिंग लिस्ट निकलती है जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप इस इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हैं। तो जब मैं ये चीज़ देख रहा था तो मैं एक टर्म से मैं मतलब कनेक्टेड हुआ, वो डीजी शिपिंग अप्रूवल का कुछ बात कर रहे थे। सो व्हाट इज दिस डीजी शिपिंग अप्रूवल? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, तो ये आपका रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया का जो ओवरऑल मैरीटाइम का सब कुछ ख्याल रखती है। नॉट ओनली इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली जस्ट ट्रेनिंग, सी फेरर्स से लेकर एवरीथिंग जो भी मैरीटाइम रिलेटेड चीज़ें हैं वो डीजी शिपिंग संभालती है। ऐसा समझना चाहिए कि डीजी शिपिंग अप्रूवल अगर है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का तो दैट इंस्टीट्यूट इज गुड। जी, डीजी शिपिंग के लाइसेंसेस आते हैं इंस्टीट्यूट्स के लिए, शिप्स के लिए भी आते हैं, शिपिंग कंपनीज के लिए भी आती हैं। तो अगर कोई अगर ज्वाइन कर रहा है तो उनको पहले ये देख लेना चाहिए कि RPSL लाइसेंस होती हैं कंपनीज के। RPSL क्या है? ये लाइसेंस है, लाइसेंस का नाम है, फुल फॉर्म मैं नो प्रॉब्लम, वी विल फाइंड इट आउट। तो RPSL जो लाइसेंस है वो कंपनीज को प्रोवाइड की जाती हैं। RPSL लाइसेंस के जहाज़ों को ही आप ज्वाइन करें अगर आप कोई और तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं तो मर्चेंट नेवी जैसे इंस्टीट्यूट आपने कहा, तो जैसे मैंने प्रोग्राम के हिसाब से भी होते हैं। तो अगर कोई DNS करना चाहता है तो आज के टाइम में क्या चीज़ें हैं, पहला तो है आप इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली जाइए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको पहले तो IMCT आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम निकालना होगा। उसके बाद उस इंस्टीट्यूट में जो कंपनीज आ रही हैं उनके भी रिटर्न और इंटरव्यू आपको निकालने होंगे। और डीजी शिपिंग जैसे कहा वही रूल्स बनाती है। तो डीजी शिपिंग का रूल यही कहता है कि अगर आप DNS प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले ही स्पॉन्सरशिप लेटर कंपनी से ले लेनी होगी। स्पॉन्सरशिप लेटर को मैं अगर सिंपल टर्म में कहूँ तो जॉब, आपको पहले ही जॉब अपने हाथ में रखना होगा तो ही आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो DNS प्रोग्राम के लिए। अदरवाइज नॉट, अदरवाइज आप जो है फिर आप लटक जाओगे। तो इट्स नॉट लेजिट वे। और बहुत अभी तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको लेगी नहीं पहली बात, क्योंकि डीजी शिपिंग का रूल ही है और उनको उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो आपको पहले जो स्पॉन्सरशिप लेना होगा तभी आप DNS पे ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले आप जॉब पाइए फिर आप जाकर फिर आप DNS करिए। लेकिन BSc BTech के लिए ऐसा नहीं है। BSc BTech के लिए आपको सिर्फ IMCT का रैंक निकालना होगा एंड उसके बाद आप इंस्टीट्यूट अगर आप वेल एंड गुड रैंक लाते हो तो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो जाएगा एंड देन प्लेसमेंट और जो भी कंपनी लोन का तो बात आप पहले कर ही रहे थे, लोन का बात। स्कॉलरशिप्स वगैरह भी क्या है इसमें, ऑप्शंस हैं उस टाइप के? स्कॉलरशिप्स अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर अपना कुछ निकालती है तो वो डिफरेंट है, बट एज अ मतलब गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप फॉर पर्टिकुलरली फॉर, जो है मैंने इसलिए ये चीज़ पूछा बिकॉज सी लाइक नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर आई मीन यू नो वेल्दी, और उनके पास में अगर मैं 7-8 लाख का भी अगर बात करूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में वो पैसा नहीं होता है जी। मान लेते हैं कि उनके पास में 2-2.5 लाख रुपए हैं जहां से वो है ना ट्रैवल का एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। क्या ऑप्शन है उनके पास में? कुछ ऑप्शन है जी। तो लोन्स के अलावा और कोई ऑप्शन अगर वो बहुत ही पढ़ने में एक्सीलेंट हैं अगर राइट उनकी जो क्लास 10 की या फिर क्लास 12 की जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर हैं, सो क्या प्रोसेस हो सकता है उनके लिए? यहाँ पे मैं कहूँगा कि पर्टिकुलरली फॉर IMU या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए, मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा स्कॉलरशिप बहुत ही रेयर है। आपका इंजीनियरिंग अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप वगैरह मिले जाते हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली प्रोग्राम्स निकलते रहते हैं। बट गवर्नमेंट के थ्रू आजकल इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप निकलते हैं, आप उसमें अप्लाई करके इसमें ऑब्वियसली जा सकते हो। एंड जो हम 7 to 8 लाख की बात कर रहे हैं वो मैं DNS के लिए बात कर रहा हूँ, बट अगर आप BSc करोगे तो आज के टाइम में मिनिमम आपका जो खर्चा फॉर 3 years प्रोग्राम विथ हॉस्टल फीस एंड ऑल वो आपका 11 to 12 लाख हो जाएगा फॉर 3 years जी। एंड फॉर 4 years ऑफ BTech प्रोग्राम
इजीली इट कैन गो टू अराउंड 19 to 20 लाख रुपीज़। हाँ। तो उसी टाइप से आपको जो है प्लानिंग, इसलिए मैंने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पहले ही करके चलनी होगी। एजुकेशन लोन आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने अभी तक उन्हें क्लियर कराया या फिर जो भी उनके साथ मैंने पढ़ाया है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है एजुकेशन लोन ही लेते हैं। राइट। एंड ऐसा एजुकेशन लोन आपको मिल जाएगा। सो बिल्कुल यहीं पे बात आता है ROI का। मैं पहले आपको स्किप कर गया कि अब एक जो बच्चा है वो 7-8 लाख रुपए है ना इन्वेस्ट कर रहा है, फिर BSc या फिर BTech करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 25-30 लाख रुपीज ही और से इज इन्वेस्टिंग, राइट। आफ्टर दैट व्हाट इज द ROI, उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट सैलरी चेक अगर वो कोई ऑफिसर रैंक पे जाता है तो कैसा दिखता है वो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली वो ऑफिसर नहीं बनेगा। अच्छा। तो फर्स्ट शिप जो कोई भी करता है वो एज अ ट्रेनी करता है। तो अगर कोई रेटिंग से जा रहा है तो वो ट्रेनी OS कहलाता है, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन। और उनकी सैलरी मैं कहूँ तो आज के टाइम में अगर कोई रेटिंग से जा रहा है तो ट्रेनी OS की जो सैलरी होती है आज के टाइम में वो अराउंड आप मान लीजिए 25 to 30,000 रुपीज़। बट कोई अगर DNS करके जा रहा है या BSc करके जा रहा है या BTech करके जा रहा है एज अ कैडेट, हम कैडेट कहते हैं, डेक कैडेट एंड इंजन कैडेट। तो डेक कैडेट की जो फर्स्ट सैलरी नहीं होती कैडेट की, एक्चुअली स्टाइपेंड होती है। एंड तो स्टाइपेंड जो शुरू होती है वो अराउंड आपकी 40 to 45,000 रुपीज़ पर मंथ आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। एंड लेकिन वो पहले जहाज़ के लिए। अब जैसे जैसे जहाज़ बढ़ता है आपका, फर्स्ट जहाज़ में आपको 40 to 45,000 रुपीज़, या फिर मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। तो मेरे फर्स्ट शिप में सैलरी थी $500 और मर्चेंट नेवी में जो है आपको रुपीज़ में सैलरी या फिर स्टाइपेंड नहीं मिलता है, आपको डॉलर्स में मिलता है। एंड देन वो कन्वर्ट होके आपके बैंक अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली फॉर फर्स्ट शिप फर्स्ट चेक 40,000 to 50,000 रुपीज़। एंड ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप ऑफ शिप में हो। तो ये जो है मैंने ऑयल टैंकर का कहा था, दैट ऑल्सो 2 to 3 years बैक। तो अगर आप गैस टैंकर्स में जा रहे हो तो आपकी जो है सैलरी 60 to 70,000 हो सकती है फर्स्ट। एंड अगर आप सेकंड शिप में जा रहे हो तो मेरी सैलरी थी $750 पर मंथ। एंड ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा टाइप ऑफ शिप्स प्लस जो है आपके रूट्स पे। तो फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे पहले ही जहाज़ में हम जो है मिडल ईस्ट से यमन, आई थिंक फ्रॉम फुजायरा टू यमन हमने किया था। तो यमन जो है एक हाई रिस्क एरिया है, HRA। तो उसके अलाउंस जो मिलते हैं उसमें आपकी सैलरी जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो और हर पोर्ट में जाने से पहले उस कंट्री का फ्लैग हमें हमारे शिप में चढ़ाना होता है। तो जो कंट्रीज़ के शिप्स आते हैं उसके हिसाब से भी आपकी सैलरीज चेंज होती है इसमें। यहाँ पे एक कोई मैं कहूँगा कि फ़िक्स सैलरी आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा होता है, लेकिन वो फिक्स सैलरी आपको मिलेगा ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा जैसे जैसे कंट्रीज़ बदलती हैं, जिस शिप टाइप ऑफ शिप्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो सैलरी होती है। राइट। सो 5 साल में एक बंदा अगर बहुत प्रोग्रेसिव है ना, इंटरनली उसने काफ़ी प्रमोशंस भी उसने हासिल किया, सो क्या कमा सकता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एवरेज, एक मोटा मुझे मालूम है कि दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन टू आंसर, बट एनीवेज लाइक व्हाट इज द लाइक अप्रॉक्सीमेट somebody कैन अर्न? तो इन अ 5 years पीरियड मैं सोचता हूँ कि कोई भी कैडेट से अगर ज्वाइन कर रहा है तो मैक्सिमम जो है चांसेस कम है, बट सेकंड ऑफिसर तक वो बन सकता है, या फिर हम थर्ड ऑफिसर तो ऑब्वियसली वो बन ही जाएगा। एंड मैं सोचता हूँ सेकंड ऑफिसर भी बन जाएगा। अगर कंपनी उसकी छोटी है तो जल्दी प्रमोशन भी मिल जाएगा, या फिर कंपनी बड़ी भी है तो कंपनी चेंज करता रहेगा तो सेकंड ऑफिसर बन जाएगा इन अ 5 years स्पैन ऑफ टाइम। तो मैं अगर सैलरी की बात करूँ तो आप कैडेटशिप, जैसे मैंने कहा कैडेट में वो $500 to $700 कमा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70,000 हो ही गया। तो इन अ कैडेटशिप ही कैन अर्न 8 to 9 लाख फुल कैडेटशिप, जो कि आपका 18 months है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 18 months स्ट्रेट करोगे, 6 months या फिर 7 months आप एक कॉन्ट्रैक्ट जाओगे, उसके बाद आप घर आओगे, 2 से 3 महीने की आपकी वेटिंग पीरियड होती है, फिर आप ज्वाइन करोगे फॉर 6 to 7 months। इस तरह से आपकी 3 शिप्स होंगी कैडेटशिप में, जो आप कंप्लीट करोगे 18 months ऑफ सी टाइम। तो मैं यहाँ पे जो भी 18 months ऑफ ट्रेनिंग बोल रहा हूँ वो 18 months ऑफ ओनली कैलकुलेटिंग सी टाइम। आपके घर का टाइम कैलकुलेट नहीं होगा,
एंड इसमें घर पे आने पे पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनीज ये फिर से कंपनीज पे डिपेंड है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो आपको घर पे आने के लिए भी मतलब घर पे आने पर भी आपको सैलरी प्रोवाइड करती हैं। सो इट डिपेंड्स बट मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 70% to 80% कंपनीज जो है आपको ओनली ऑनबोर्डशिप जब आप तक हो तब तक आपको आपका जो है सैलरी आएगा। एंड कैडेटशिप के बाद आप बनते हो थर्ड ऑफिसर अच्छा या फिर फोर्थ इंजीनियर। तो थर्ड ऑफिसर और फोर्थ सैलरीज आर सेम। तो थर्ड ऑफिसर की सैलरी अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो फर्स्ट 3 months थे उनके 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 months। एंड जब कैप्टन अप्रूव करके दे देता है कि यस ही कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन थर्ड ऑफिसर, तो फिर उनकी सैलरी बढ़ के अराउंड 1.8-1.9 लाख हो जाता है पर मंथ। एंड अगेन जब आप ऑफिसर बन जाते हो तब आपकी जो है 6 months या फिर 7 months ऑफ सी टाइम एंड आपको 2 से 3 महीने का घर मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह उस समय शायद आपका होम टाइम का भी सैलरी मिलता होगा उस समय। वो अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अगर कंपनी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है फॉर 1 to 2 years ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन रखा है तो आप जो है 11 months ऑफ कंटिन्यूस सेलिंग आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ये डीजी शिपिंग का रूल है। तो अगर 11 months के बाद आपको घर आना ही पड़ेगा तो उस बीच में आपको कंपनी पे करेगी अगर आप उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में हो। तो अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आपको जो है सिर्फ आप जब तक शिप में हो तब तक आपकी सैलरी मिलेगी। एंड थर्ड ऑफिसर बनने के लिए आपको जो है एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं आफ्टर योर कैडेटशिप। वो क्लियर करने के बाद ही आप थर्ड ऑफिसर बनते हो। लेकिन थर्ड ऑफिसर जो सेकंड ऑफिसर जो है वो इंटरनली ही बना जाता है, उसके लिए कोई आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड आपकी थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर जब आप बनते हो तो एक सेकंड ऑफिसर आज के टाइम में अगर मैं ऑयल टैंकर का एग्जांपल लूँ तो ईजिली ही विल बी अर्निंग 2 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ एज अ सेकंड ऑफिसर। एंड जिस तरह से आपका रैंक बढ़ता है उस तरह से आपका सैलरी भी बढ़ता है। एज अ चीफ ऑफिसर या फिर सेकंड इंजीनियर वन कैन अर्न अप टू 5 to 6 लाख रुपीज़ पर मंथ। एंड अगर कोई कैप्टन है बल्क कैरियर की बात करूँ, बल्क कैरियर इन द सेंस कि जो चीनी गेहूँ ये सब जो जहाज़ से आते हैं उन्हें हम बल्क कैरियर कहते हैं। तो उस जहाज़ में एक कैप्टन आज के टाइम में अर्न करता है अराउंड 10 to 11 लाख रुपीज़ पर मंथ। एंड अगर ऑयल टैंकर है तो अगेन 11 to 12 लाख, गैस टैंकर है तो 12 to 15 लाख रुपीज़। इस तरह से आपकी बढ़ती जाती है। कंटेनर शिप्स अगेन 10 to 12 लाख रुपीज़। ऐसी आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स में डिफरेंट सैलरीज होती हैं एंड डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट सैलरीज होती हैं। आपका एक्सपीरियंस कितना है वो मैटर कर जाता है। जब आप ऑफिसर रैंक में आ जाते हो उससे भी सैलरीज आपकी जो है चेंज होती है। तो यहाँ पे रिस्की अगर कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो है ना एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को ही वो मौका मिलता होगा मेरे ख्याल से। जी। और इसमें जैसे सैलरी स्ट्रक्चर जैसे आप गूगल करोगे इंडियन नेवी के ऑफिसर्स का कितना सैलरी स्ट्रक्चर तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि इतना अलाउंस मिलेगा, इतना ये मिलेगा, ये है आपकी सैलरी है। अपना अपना एक्सपीरियंस इसमें जो है जी ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइज चलता है मर्चेंट नेवी में। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, ज्वाइन करते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको हर कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी आपको मिलती है और हर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी चेंज भी हो सकती है। सो कंपनीज एक शायद कॉन्ट्रैक्ट में एक वैल्यू ऑफर करते होंगे। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर देन यू कैन प्रोसीड। इज इट दैट वे? यस आप जो लेकिन कैडेट ट्रेनिंग में आप वैसा नहीं कर सकते हो क्योंकि एज अ कैडेट या फिर ट्रेनिंग में आपको ज़रूरत है उनकी, उनको कम ज़रूरत है लेकिन हाँ ज़रूरत है। लेकिन जब आप ऑफिसर बन जाते हो तब आपके पास चॉइसेस हैं कंपनी स्विच करने की, कंपनी से अपने हिसाब के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडस्ट्री में क्या सैलरी चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस हिसाब से आप उस समय तक आप समझ भी जाते हो। जी करेक्ट। एंड हाँ आपकी जब अब आपकी बोलनी चलने लगी, आपका जब समय आ गया तो आप है ना आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो। दैट इज हाउ इट गोज इन अदर प्रोफेशंस एज वेल, राइट? सो मैंने एक और चीज़ सुना कि जो भी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है या फिर इनकम जो जनरेट होता है इस पर टैक्सेशन नहीं है, ऐसा है क्या? जी तो इसमें टैक्स फ्री मैं कहूँगा टैक्स फ्री इनकम है। लेकिन इसमें नुआंस या फिर ये ऐसा चीज़ है कि 181 डेज ऑफ सेलिंग अगर आप इंडिया से बाहर करते हो तो ही आपका टैक्स फ्री होगा। तो 181 डेज का फंडा कहाँ से आ रहा है? 181 डेज या 183 डेज, तो ये फंडा आपका NRI का फंडा है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो 181 डेज से ज़्यादा बाहर रहता है इंडिया से
वो NRI कहलाया जाता है और NRI का टैक्स नहीं लगता है। तो सेम फंडा इसमें भी मर्चेंट नेवी में है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी जहाज़ उस 181 डेज़ के या फिर एक साल में आपको 181 डेज़ करना है, अगर एक साल में आपकी जहाज़ इंडिया में ही है ज़्यादा 181 डेज़ से ज़्यादा में, तो आपका टैक्स लगेगा। लेकिन मैक्सिमम अगेन यहाँ पे फॉरेन गोइंग, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स होती हैं जो अब जब कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, तो एक फॉरेन गोइंग वेसल, एक कोस्टल वेसल्स। कोस्टल वेसल्स मतलब इंडियन कोस्टल्स, बाहर के भी कोस्टल हो सकते हैं, वो फॉरेन गोइंग ही माने जाएंगे। तो मैक्सिमम जो है फॉरेन गोइंग ही होती है, तो आपके सैलरी टैक्स फ्री होंगी। एंड यही फंडा है कि 181 डेज़ आप इंडिया से बाहर हो एक साल भर में, तो इसलिए आपका जो है फुल टैक्स फ्री इनकम है। और जो आपको स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग के टाइम में, उस स्टाइपेंड में तो टैक्स लगता ही नहीं है। लगता नहीं है। और वैसे भी आज इस टाइम में, इस साल में तो टैक्स स्लैब्स 12 लाख तक का हो चुका है, तो आपका टैक्स की चिंता नहीं है। आपको चिंता टैक्स की जब होगी जब आप 3rd ऑफिसर रैंक में जाओगे, क्योंकि तब आपकी इनकम जो है उस स्लैब को भी पार कर रही होंगे। लेकिन एज अ सीफेरर मैंने अभी तक मैं ऐसे सीफेरर से नहीं मिला हूँ जो कि जिन्होंने टैक्स अभी तक दिया हो। ओके। इतना बड़ा प्रोफेशन है और जब सैलरी स्ट्रक्चर इस टाइप का है, कोई ना कोई फिनेंशियल मिथ जरूर होगा। सो कोई एक फिनेंशियल मिथ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? फाइनेंशियल मिथ यही मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों कमाओगे इस फील्ड से। आप अगर फाइनेंशियली नॉलेजेबल नहीं हो तो आप इसमें भी जो है आप गरीब ही रहोगे। बहुत सारे सीफेरर्स आज के टाइम में ऐसे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट घर आ रहे हैं, उनको टेंशन है कि यार पैसा खर्चा हो चुका है, अब कब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो वो आ रहे हैं घर पे, एंजॉय नहीं कर पा रहे अपने पर्सनल लाइफ को, और उनका टेंशन यही है कि वो फिर से कब जाएंगे जहाज़ पे। और जब जहाज़ में है तो उनको ये फील होता है कि कब घर जाएंगे। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल, अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो आप इतना पैसा कमा के भी आप जो है उसी दलदल में फंस जाओगे। तो फाइनेंशियली आपको जो है नॉलेजेबल होना चाहिए। एंड आजकल यूट्यूब है एंड आप वहाँ से भी अपना कर सकते हो। एंड सीफेरर्स को जो है अपना फाइनेंशियली जो है थोड़ा देखने की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारे कैप्टन्स, चीफ इंजीनियर आज के टाइम में ऐसे हैं कि उनको इतना पर मंथ 10 लाख 12 लाख कमाना इज़ अ वेरी इन इंडिया, तो उतना कमाना इज़ वेरी प्रेस्टिज थिंग। बट वो फाइनेंशियल अपना गलती करके फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के इंतज़ार में लग जाते हैं। बिल्कुल, फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। राइट। किसी भी प्रोफेशन में अगर आपके पास में अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप 10,000 में भी आप घर चला सकते हो, खुश रह सकते हो। आजकल घर चलाने या फिर प्रोडक्ट खरीदने तक सीमित नहीं है, आपको खुश रहना जरूरी है। और अगर आपके पास में बेशुमार पैसा है, अगर आपके पास में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो कोई काम का नहीं है वो चीज़। बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ से अग्री करता हूँ। थोड़ा सा मैं विजुलाइज करना चाहूँगा और बेहतर तरीके से कि एक शिप में एक दिन भर का लाइफ कैसा होता है, लाइक सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का। थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे अगर ब्रीफ में तो। तो मैं ऑफिसर्स का तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जो भी बच्चे एज ए कैडेट ही जाएंगे, तो मैं कैडेट का लाइफस्टाइल आपको बता देता हूँ। तो कैडेट का जो डे स्टार्ट होता है वो 3:30 से स्टार्ट होता है मॉर्निंग। तो आप जो है चीफ ऑफिसर के अंडर में रहोगे। आपका ट्रेनिंग जो है वो चीफ ऑफिसर के अंडर में ही होगा। आप किसी और को रिपोर्ट नहीं करोगे, आप एवरीथिंग जो भी रिपोर्ट करना है वो आप करोगे टू चीफ ऑफिसर। तो चीफ ऑफिसर का यहाँ पे जो है मर्चेंट नेवी में, शिप में, हम वॉचेस के हिसाब से हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर चीफ ऑफिसर 4 to 8, मतलब मॉर्निंग 4 to 8 एंड इवनिंग 4 to 8 उनको ब्रिज मतलब जहाँ पे हमारे व्हील हाउस है, जहाँ से मैं अगर सिंपल टर्म में कहूँ तो जहाँ से हम ड्राइव करते हैं शिप को, तो वहाँ पे आपको 4 to 8 वॉचेस देनी होती हैं। आपको वहाँ पे वॉच कीपिंग करनी होती है। एक्चुअली मैं कहूँ तो मतलब आपको रडार सिस्टम होता है, उधर एक्डिस सिस्टम होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो वो देखना होता है आपको आगे कौन से जहाज़ें आ रही हैं, कौन से डायरेक्शन में हम शिप को ले जाएं। चार्ट के हिसाब से जिस चार्ट को प्रिपेयर कर रहा है, क्या उस चार्ट के हिसाब से हमारी जहाज़ चल रही है, तो वो सब देखने के लिए जो है चीफ ऑफिसर का वॉच टाइम होता है 4 to 8। एंड एज मैंने कहा आप चीफ ऑफिसर के अंडर में रहोगे तो 4 to 8 आपको जो है मॉर्निंग, एंड देन इवनिंग 4 to 8 आपको चीफ ऑफिसर के साथ
ट्रेनिंग में रहना होगा। तो 4 to 8 मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4 बजे उठ के तो जाओगे नहीं। तो मैंने जैसे कहा कि चीफ ऑफिसर के साथ होता है, तो चीफ ऑफिसर का वॉच जो है 4 to 8 है। तो मॉर्निंग जो है आपको 3:30 उठना पड़ेगा, फ्रेशन अप होके आपको ब्रिज में जाना होगा जहाँ पे आप वॉच कीपिंग करोगे। एंड 4 आपका जैसे मैंने कहा सनराइज़ और सनसेट आप देखोगे। तो 4 to 8 ऐसा टाइम है मॉर्निंग का एंड इवनिंग का जहाँ पे सनराइज़ होते हुए आप देखोगे एंड सनसेट होते हुए भी इवनिंग में देखोगे। तो 4 to 8 वॉच कीपिंग आपने कर ली, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करोगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जाओगे डे वर्क में। तो आप डेली आपको चीफ ऑफिसर कुछ टास्क देंगे एंड वो आप करोगे एंड देन अगेन रेस्ट। आपको 2-3 घंटे या फिर चीफ ऑफिसर डिपेंड करेगा एंड आपको रेस्ट मिलेगा एंड देन अगेन 4 to 8 वॉच। एंड उसी बीच में आप इवनिंग जो है आपका यहाँ पे डिनर हो जाएगा। एंड डिनर का टाइमिंग ऐसा नहीं है कि 9 से 10 बजे आप कर रहे हो, यहाँ पे आपका डिनर टाइमिंग अराउंड 5 to 6 में ही आपका डिनर निपट जाता है। एंड उसके बाद आप जो है फिर 8 वॉच खत्म हो रहा है, आपका दिन ख़त्म, रेस्ट करने जाओ एंड अगेन 3:30 इस तरह से जी। लेकिन ये आपका लाइफ एट सी, जैसे मैंने कहा ये आपका 9 to 5 वाला जॉब नहीं है। तो ये जो मैंने कहा ये चेंज हो सकता है। अब चेंज कैसे होता है, लाइफ जब आप सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग इन द सेंस कि आप ओशन में हो, सी में हो, जब आप जा चुके हो तब ये आपका कुछ दिन के लिए आपका यही चलेगा। जैसे ही आप पोर्ट में आओगे आपका पूरा चेंज। पोर्ट में आप आओगे, आपका टाइम फिक्स नहीं है, आपको कुछ और काम करना पड़ सकता है, ये करना पड़ सकता है। और इसमें जो है इन पोर्ट 6 on 6 off चलता है, 6 घंटे काम 6 घंटे रेस्ट, 6 घंटे काम 6 घंटे रेस्ट, इस तरह से डिवाइड होते हैं। या फिर 4 on 8 off होता है, 4 घंटे आपने काम किए, 8 घंटा रेस्ट, 4 घंटे काम, ऐसे करके जो भी सिस्टम जो है वो कैप्टन चीफ ऑफिसर्स मिलके वो करते हैं। कल ही मैं एक रिटायर्ड कोस्ट गार्ड से भी मैं बात कर रहा था, लगभग उनका भी जो इनिशियल फेज का जो मतलब डे होता है वो सिमिलर टाइप का ही होता है, 4 घंटा का ही स्लॉट होता है उनका भी। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। यस। सो जी, जब प्रोफेशन इस टाइप का है तो मतलब आजकल किसी भी चीज़ में स्कैम चल रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जब मान लेते हैं कि एंट्रेंस के समय में या फिर कॉलेज के एडमिशन के समय में कोई स्कैम होता है इसमें, या फिर प्रोफेशन में चले जाने के बाद में भी किसी तरह का स्कैम को आप खुलासा करना चाहेंगे यहाँ पे? जी, तो मैं कहूँगा कि आपका जो कैडेट या फिर ऑफिसर लाइन में बहुत ही रेयर है कि कोई स्कैम हो। बट जब आप, जैसे मैंने कहा रेटिंग साइड में, तो रेटिंग साइड में क्या होता है कि आपको पहले ललचाया जाता है सैलरी के नाम में। आपको पहले कैप्टन की सैलरी बताई जाती है, लेकिन आप ज्वाइन कर रहे हो एज अ ट्रेनी ओएस, तो वो एक मेजर रीज़न है। प्लस इसमें जो स्कैम है, आपको एजेंट इसमें बहुत हैं। तो अगर एजेंट में भी आप एजेंट के थ्रू जाते हो और आप गलत एजेंट के थ्रू अगर चले जाते हो इसमें, तो आपको पहली बात तो कंपनी जो है वो आपको सही कंपनी नहीं मिलती। जैसे कि मैंने कहा RPS लाइसेंस वाली कंपनीज आपको नहीं मिलेगी, और बहुत ही पुराने जहाज़ में आपको डाल दिया जाता है और आपसे उल्टा 3 से 4 लाख रुपए मांगते हैं एजेंट्स। तो आप उस चक्कर में नहीं पड़ के, आजकल जो है मर्चेंट नेवी, तो आप जानते हो मर्चेंट नेवी के सैलरीज के ऊपर आप या कोई भी जो है खुश होता है वो जान के कि यार मैं भी इतना अर्न करना चाहता हूँ, कि हम सभी मिडिल क्लास, हमारी सबकी यही इच्छा है कि हम ज़्यादा कमाएं, अपने फैमिली को अपलिफ्ट करें। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये एजेंट्स एंड स्कैम्स होते हैं इसमें। लेकिन इससे बचा जा सकता है सही नॉलेज से, सही अवेयरनेस से। एंड हम पूरा जो है मदद करते हैं किसी की भी, हमें कांटेक्ट कर सकता है अगर कोई उनको लगता है कि यार ये कोई फ्रॉड की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो ऑफिसर लाइन में अगर आप जा रहे हो एज अ कैडेट, आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो, तो बहुत रेयर है कि आपके साथ फ्रॉड होगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक बन चुका है। लेकिन 10th पास के बाद जो जाते हैं फॉर रेटिंग, इनमें स्कैम बहुत ज़्यादा है। किसी भी प्रोफेशन में आजकल ये एजेंट के थ्रू जाना काफ़ी रिस्की बन जाता है जी। वो चाहे आज इसी प्रोफेशन का, मर्चेंट नेवी का बात कर लूँ या फिर किसी भी प्रोफेशन में, है ना, थ्रू एजेंट्स जाने से स्कैम होना लाइक इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। लोग पैसे के पीछे में हैं और कहीं ना कहीं पैसा जो है वो आदमी को ले डुबोता है। एंड अवेयरनेस कम है जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इस फील्ड के अंदर। अब मैं
मैं आपको जितना भी समझाना चाहूँगा वो कम पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप ऑफ शिप्स में ही मैं बात करूँ तो हम सिर्फ मैंने आप अभी तक बात करी है ऑयल टैंकर्स एंड ऑल, उसके अलावा ऑफशोर वेसल्स बोलते होते हैं, टग बोट्स होते हैं। तो एजेंट्स क्या करते हैं, आपको लालच दे देते हैं वो बड़े जहाज़ों की, लेकिन आपको भेज देंगे इन छोटे छोटे जहाज़ में जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के होते हैं लोग, एंड वो बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उल्टा पैसा उन्होंने लिया होता है और कोई सपोर्ट नहीं है। एंड बहुत सारे ऐसे कंपनीज, फ्रॉड कंपनीज है जो आपको आउटलेट से छोड़ देंगे, ना खाना ना कुछ। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो उस समय तो और फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं, फैमिली से भी आप डिटैच्ड हो गए, है ना, आपकी जो पूंजी थी, जमा पूंजी, वो भी चली गई, एंड आपको मेंटल हैरेसमेंट भी मिल रहा है। सो बचना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए, नॉलेज, सही नॉलेज होना चाहिए, सही नॉलेज, और आप लोग हैं उस चीज़ को कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने आपका इंस्टाग्राम में खोल कर देख रहा था, आप काफ़ी दिनों से मतलब ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं आप। कुछ बताना चाहेंगे, कब से स्टार्ट किया आपने, क्यों किया, क्यों आपको लगा कि मतलब लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मुझे कराना चाहिए, थोड़ा सा उसमें अगर। जी, तो पहले मैंने स्टार्ट करने के लिए टू गिव देम नॉलेज, पहले तो मैंने स्टार्ट ही इस तरह से हुआ मेरा कि मैं दार्जिलिंग का ही दार्जिलिंग के ही मैं यहाँ का सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। तो दार्जिलिंग के मेरे को 2-3 लड़कों के कांटेक्ट आए पहले तो, एंड मैं उस टाइम कैडेटशिप करके मैं घर पे आया था, एंड मैं हमारा 3rd ऑफिसर का जो एग्ज़ाम्स होता है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। एंड उसी बीच में मेरे को कॉल आता है 2-3 लड़कों का, एंड वो बुरी तरह से फंस चुके थे। अच्छा। उनको भेज दिया गया विशाखापट्टनम, एंड वो उधर बैठे रहे। फिर मुंबई भेज दिया गया उन्हें। फिर उनको जो है नकली ईमेल्स उनको भेजे गए विथ स्पेलिंग डिफरेंट, डिजी शिपिंग का ही, लेकिन स्पेलिंग जो है डिफरेंट। तो फिर मैंने वो पता लगाया, मैंने उनको बताया कि तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है। वो फिर आ गए घर, कुछ नहीं हुआ उनके साथ, कुछ कर नहीं पाए। तो यही सब चीज़ देख के, एंड मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम में एक्टिव था, एंड शुरू से कॉलेज से ही मैंने इंस्टाग्राम जो है अपना प्रोफेशनल टाइप में स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया टू गिव देम नॉलेज अबाउट मर्चेंट नेवी। मैं वहीं से फिर सोचा यार कि सिलीगुड़ी, पहले तो मैंने सिलीगुड़ी के बारे में सोचा, लेकिन फिर उतना मेरे पास मैं कहूँगा कि नॉलेज नहीं था, या फिर उतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम कि मैं स्टार्ट कर दूँ डायरेक्ट सिलीगुड़ी से ऑफलाइन में। तो मैंने ऑनलाइन से स्टार्ट किया। ऑनलाइन मैंने फर्स्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से भी कोई पैसा नहीं लेके मैंने सबको नॉलेज देना स्टार्ट किया। बहुत सारे बच्चों को एंड मेरे जूनियर्स को मैंने ट्रेन किया तो कि किस तरह से क्या करना है, कैसे जाना है। एंड तो मैंने देखा कि सिलीगुड़ी से उतना रिस्पांस, वेस्ट बंगाल से रिस्पांस है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से और भी बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं मर्चेंट नेवी का बारे में। एंड तो मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम में, एंड वहीं से स्टार्ट हुआ मराइन सिंह एकेडमी। एंड एकेडमी पहले हमने 2024 अगस्त में स्टार्ट किया। टिल नाउ हमने ऑनलाइन जो है मैंने अराउंड 65+ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया थ्रू इंस्टाग्राम ओनली। मतलब इंस्टाग्राम से बच्चे कनेक्ट होकर मेरे से जुड़े, एंड वहाँ से हमने बैचेस स्टार्ट करी। बैचेस स्टार्ट करके हम उनको टीचिंग करवाते थे, प्लस मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर्स इंजीनियर से इंटरेक्शन करवाते थे। ऑनलाइन इस तरह से स्टार्ट हुआ, एंड अब 1 साल बाद हम ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं इन सिलीगुड़ी। ग्रेट। ये जर्नी, कोई ऑनलाइन जब ट्रेनिंग करा रहे थे, कोई सक्सेस स्टोरी है आपके साथ शेयर करने के लिए? बहुत है। जैसे मैंने कहा 65 स्टूडेंट्स हैं, तो 65 स्टूडेंट्स में मैं बोलूँगा 90 to 95% जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ थे उनका IMECT तो क्लियर हुआ। एंड 3 से 4 स्टूडेंट्स का जो है आपका अंडर 6000 रैंक भी आया हुआ है इन IMECT। प्लस कुछ बच्चे जो है कंपनीज़, जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं उनमें स्पॉन्सरशिप लेके आज के टाइम में वो आपके इंस्टीट्यूट में है, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले साल वो जहाज़ में भी होंगे। तो सबसे ज़्यादा प्राउड मेरे को ये फील होता है कि मैंने उनको सही वे दिखाया टू जॉइन दिस फील्ड। उन्होंने सक्सेस आज नहीं तो कल मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप लेके इसमें आते हैं, 1 साल उनका ड्रॉप हुआ होता है, एंड बहुत ज़्यादा वो टेंशन में रहते हैं कि सर 1 साल बर्बाद हो रहा है मेरा, या फिर बर्बाद हो चुका है, क्या नहीं करना है, क्या करें। तो अब मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं इन बच्चों को कुछ वे दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आजकल फीलिंग ये है कि, एंड इट्स अ गुड फीलिंग ऑल्सो, कि उनको 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी है।
जी। एंड मर्चेंट नेवी इज़ इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि आप 9 to 5 वाले जॉब मत करिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लैमरस है इस फील्ड में। आपको एडवेंचर के साथ में आपको हार्ड वर्क भी करना होगा, नॉट ओनली टू जॉइन दिस फील्ड बट व्हेन यू आर ऑन बोर्ड शिप ऑल्सो। तो मैं अपना कहूँगा, जब मैंने पहला शिप ज्वाइन किया था, पहला दिन मैंने मेरा स्ट्रेट काम हुआ था फॉर 24 to 25 आवर्स स्ट्रेट, नो रेस्ट। एंड जब मैंने ये बात अपने पापा को कहा था तो पापा रोने लगे थे, क्योंकि पहली बार मैं पापा मतलब घर से दूर काम करने गया था। एंड कोई भी सोचेगा कि ऐसे कौन काम कर सकता है, काम कर सकता है, लेकिन वहाँ पे करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो है लाइफ बहुत डिफरेंट है। बट डिफरेंट है, बट उसी टाइम में आपको रिवार्डिंग भी है, आपको सैलरी इतनी अच्छी मिल रही है एंड आपका टैक्स फ्री है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिमांड करती है हार्डवर्क, ये आपको रिवार्ड भी उतना ही अच्छे से करती है। मर्चेंट नेवी ऐसा करियर है कि आपको जो है डिमांड करेगी, वो हार्डवर्क डिमांड करेगी, आपसे एक्स्ट्रा डिमांड करेगी, लेकिन रिवार्ड भी आपको एक्स्ट्रा ही देगी। सो इस इंस्टीट्यूट को फिजिकली आप सिलीगुड़ी में अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या विजन है उसके पीछे में? विज़न मेरा सिंपल, पहले तो यही है कि सिलीगुड़ी के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी डिफरेंट देना देन इंजीनियरिंग। ये कहाँ से आया मैं बताऊंगा। तो जितने भी मेरे लोकेलिटी में या मेरे पहचान के जो भी मेरे जूनियर्स हैं या फिर जिनको मैं जानता हूँ जो बच्चे सिलीगुड़ी से हैं, उनके पास अभी अगर वो PCM लेके पढ़ रहे हैं या फिर 10th के बाद भी अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके पास यही नॉर्मल वाला अपॉर्चुनिटी है या फिर इंजीनियरिंग है। एंड इंजीनियरिंग में इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि बहुत सारे बच्चे, आप कोटा का एग्जांपल लीजिए, टेंशन में आके अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से कितने जन सुसाइड करते हैं। तो उनको मैं एक वे देना चाहता हूँ कि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ज्वाइन करिए ना करिए वो आपके ऊपर है, लेकिन नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि यार ये ऐसा भी फील्ड है जहाँ पे मैं ट्राई कर सकता हूँ। एंड सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, हम टारगेट कर रहे हैं या फिर हमारा जो विज़न है वो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बहुत ही कम सीफेयरर्स है। पूरे सिलीगुड़ी में मैं जितनों को जानता हूँ, आई थिंक गिने चुने 4 से 5 जन को ही मैं जानता हूँ। एंड कल परसों ही मेरी एक चीफ इंजीनियर से ही बात हुई जो सिलीगुड़ी से हैं, जिन्होंने एक बैनर देख के मुझे कांटेक्ट किया। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि यार चीफ इंजीनियर जैसे बड़े बड़े लोग भी सिलीगुड़ी से हैं, लेकिन हिडन है। तो सिलीगुड़ी से मुझे इतने मिले, आसाम से मेरे को कुछ सीफेयरर्स मैं जानता हूँ, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से बहुत ही कम है। और हम नेपाल के बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, क्योंकि मैं जिन इंस्टीट्यूट से किया था उनमें से एक जूनियर जो था वो काठमांडू से आया था। तो मुझे वहाँ से भी पता है कि नेपाल के बच्चे भी इस फील्ड को देख रहे हैं। तो हमारा बेसिकली हम ऑल ओवर इंडिया को अभी टारगेट नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारा विज़न वहाँ तक है इन फ्यूचर, बट अभी हमारा विज़न सिलीगुड़ी के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देना, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को और नेपाल के बच्चों को भी अभी। जी, तो सिलीगुड़ी में आपकी इंस्टीट्यूट खुल रही है, पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए खुशी की खबर है, पूरे सिक्किम के लिए खुशी की खबर है और नॉर्थ ईस्ट के लिए है, बिल्कुल है। सो मैं जानना चाहूँगा कि एक बच्चा अगर आपके इंस्टीट्यूट में अभी एडमिशन अगर लेना चाहता है, क्या प्रोसेस है? थोड़ा सा आप अगर इसको डिटेल में बताएं, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब से आपका इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली जो है वो फिजिकली स्टार्ट हो जाएगा? जी, सो थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। तो अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, जैसे मैंने कहा इसमें बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। तो इसमें मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको कहा, इसके साथ में आपका मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी है। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आपके ऐसे हैं कि आपको DG शिपिंग के ही अप्रूव्ड डॉक्टर्स से आपको मेडिकल जो है करवाना पड़ता है जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो। तो उसमें बेसिकली अगर मैं कहूँ तो सबसे मेन है आपका आँख। आपका आँख में जो है 6/6 होना चाहिए विदाउट स्पेक्टिकल्स। तो आपके स्पेक्टिकल्स नहीं होना चाहिए एंड दोनों आँख आपके 6/6 होने चाहिए, बिकॉज आई इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंजीनियर्स ऑल्सो, फॉर डेक ऑल्सो। एंड साथ में आपका कान भी आपका जो है कुछ डेसिबल है, आई थिंक 40 डेसिबल से ज़्यादा का आपको सुनाई देना चाहिए, ऐसा करके कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो हम पहले तो है मेडिकल रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा आके हमारे साथ पढ़ सकता है या ज्वाइन कर सकता है। हम जो है सेलेक्ट
एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स को ही करवा सकते हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि अभी हम आपको ज्वाइन करवा ले फिर बाद में इंस्टीट्यूट आपको रिजेक्ट कर दे। जनरली इंस्टीट्यूट्स भी स्कैम करते हैं जी, तो जैसे मैं देखता हूं जैसे फैशन इंडस्ट्री में जी जो लोग बच्चे अंडर 4 फीट्स हैं उनको भी फैशन एजेंसी जो है वो एडमिशन लेकर के उनको भी ट्रेनिंग करा रही है, अल्टीमेटली उनका नहीं करियर होता है बाद में। तो वही हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम पहले ही आपको बता देंगे। जब आप हमें विजिट करोगे हम आपका एक क्वेश्चनर हमारे पास प्रिपेयर्ड रहेगा जो आप अपना फॉर्म फिल करोगे एंड क्वेश्चनर भरोगे तो हम आपको बता देंगे कि आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर मेडिकल एलिजिबिलिटी से लेकर एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग हम आपको बताएंगे कि आप फाइनेंशियली तैयार हो आगे आने वाले चीज़ के लिए। तो वो सब हम देख के ही आपको इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे। एंड ये जो इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करोगे ऐसा नहीं कि हम आपको डिप्लोमा करवा रहे हैं या बीएससी करवा रहे हैं या जॉब गारंटी दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिपेयर करवा रहे हैं फॉर मर्चेंट नेवी। और आप इसको ऐसा सोचिए कि आप ट्रायल वर्जन ले रहे हैं फॉर मर्चेंट नेवी। तो यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, यहाँ पे हम आपको तैयार भी करवाएंगे कि लाइफ एट सी होने वाला कैसा है। तो आप ट्यूशन तो ऑब्वियसली ट्यूशन जैसा तो होगा ही, प्लस इसमें जो है मर्चेंट नेवी की डिसिप्लिन भी ऐड होंगी एंड लाइफ एट सी क्या होती है आपको वो भी पता चलेगा ताकि आप प्रिपेयर्ड हो। एंड ऐसा सोच के मत आइएगा कि आपको यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो जॉब मिल गई आपकी, ऐसा नहीं है। आपको हम प्रिपेयर करवाएंगे कि आपको जॉब मिल जाए एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मिलेगी। तो ऐसा नहीं है और ये सोच के मत आइएगा कि जॉब आपको मिल गई है ये ज्वाइन करने से। एंड हमारा जो अभी नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने की हम कोशिश कर रहे हैं एंड आई थिंक नवंबर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन्स आर ओपन नाउ ऑल्सो एंड एड्रेसेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको मिल जाएगा। मैं तो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे अभी से देख पा रहा हूँ जी। सिलीगुड़ी में आपके इंस्टीट्यूट आ रही है और ये तो आपने बताया कि इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन लेना है, राइट? क्या प्रोसेस रहने वाली है, आपके इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन लें जी, या फिर एक बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में क्यों आए उसके विषय में भी आप बताइए। सबसे पहले तो यही है कि पूरे नॉर्थ बंगाल में कोई और इंस्टीट्यूट है नहीं, पहला इंस्टीट्यूट है पहला इंस्टीट्यूट हमारा ही ओपन हो रहा है पूरे नॉर्थ बंगाल में। तो और ऐसा नहीं है कि पहला है तो आप ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं है। आप आइए, हमसे बात करिए, आप मर्चेंट नेवी को जानेंगे तो हमसे जुड़ेंगे। एंड आप क्यों हमें ज्वाइन करोगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम जो है 1 साल से ऑलरेडी प्रिपरेशन, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली अभी आके खोल रहे हैं, हमारे पास बैक्ड डाटा है। तो आप हमारे पहले के स्टूडेंट से भी बात कर सकते हो एंड उनसे रिव्यूज़ हम आपको वो ट्रांसपेरेंट है हमारे पास एंड आप उनसे रिव्यूज़ ले सकते हो कौन से कंपनीज़ में प्लेस्ड हुए हैं या उनका रैंक कितनी आई है, क्या आपकी आ सकती है, वो सब आप पता करिए एंड आप हमसे जुड़िए, मर्चेंट नेवी के लिए अवेयरनेस लीजिए। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आप हमसे जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते हो। एक 17-18 साल का बच्चा आपसे अगर आज के दिन में पूछे कि क्या मैं मर्चेंट नेवी बनना चाहता हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उसे? मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो। आप ऐसा सोच के मत आइए, सिर्फ सैलरी को मोटिवेशन लेके मत आइए। सैलरी आपको रिवार्ड है, बट हर चीज़ के जो है 2 पहलू होते हैं। एक गुड साइड है तो एक बैड साइड भी है एंड इसलिए मैंने कहा कि अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर कोई 17-18 साल का बच्चा है उसके दिमाग में एज एन इंडियन मैं कहूँगा नॉर्मली सबसे पहले पैसा ही आएगा। और इट्स अ गुड थिंग टू मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन जो है डिसिप्लिन उसको बीट कर देता है। आप मोटिवेशन शायद एक दिन के लिए आपके पास होगा, उसके बाद आपका मोटिवेशन ख़त्म। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ट्रैवल करना चाहता है वाइल अर्निंग, आप ऐसे स्टूडेंट हो जो डिसिप्लिन में रह सकता है, आप ऐसे स्टूडेंट हो जो एडेप्टेशन को कर सकते हो, आप एडेप्ट कर सकते हो, तो ये जो करियर है आपको रिवार्ड भी आपके हार्डवर्क, आपके ये सारे स्किल्स के लिए करेगी एंड आप ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हो ये फील्ड को।
ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत ग्लैमरस है, पैसा भी देने वाला है, सब कुछ मिल रहा है इस प्रोफेशन में। फिर भी एक चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घूम रहा है, आपने इस प्रोफेशन से रिटायरमेंट क्यों ले लिया? जी, रिटायरमेंट मैंने नहीं लिया है एक्चुअली। तो जैसे मैंने कहा, मर्चेंट नेवी जो है इट्स अ वास्ट चीज़ें, वास्ट इंडस्ट्री। तो इसमें जो है 2 साइड्स है एक्चुअली, एक आपका ऑन बोर्ड साइड, एक आपका ऑफशोर साइड। तो ऑन बोर्ड का मेरा मतलब ये है कि आप शिप में हो, ऑफशोर का मतलब ये है कि जो बैक साइड चल रही है ये चीज़ों की। तो आपको तो सामान मिल रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एज अ सीफेरर, लेकिन वो सामान आप तक कैसे पहुंचेगा, कौन सी कंपनी आपको पहुंचाएगी, कौन से कंट्री में आपको भेजना है, वो सब तो ऑफशोर साइड देखती है। या फिर उसके अलावा भी बहुत सारी अदर चीज़ें हैं। सस्टेनेबिलिटी अगर कोई बच्चा जानता होगा, सस्टेनेबिलिटी मतलब कितना पॉल्यूशन कर रहा है। तो सेलिंग करते करते मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मर्चेंट नेवी को छोड़ दिया है, मैं मर्चेंट नेवी के दूसरे साइड में जा चुका हूँ। तो मैं वहाँ पे इंटरेस्टेड था, एंड नाउ वो इंटरेस्ट तो मेरा है ही, प्लस मैं जो है बच्चों को एज अ विज़न, एज अ मिशन मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं मराज सिंह एकेडमी को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक चीज़, पता नहीं शायद ये लिंक पे नहीं आ रहा है, मैं जिस फ्लो में हम लोग बह रहे थे उस पर नहीं आ रहा है, अभी मेरे दिमाग में आया कि मर्चेंट नेवी है, आप लोग गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे तरफ। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्मगलिंग का भी चांसेस दिखता है मुझे, राइट? सो कुछ स्टोरी बता पाएंगे, मतलब नहीं, स्मगलिंग हम होती होंगी एंड ऑब्वियसली केसेस आते हैं, लेकिन हम मेरे जहाज़ में या फिर हमारे कंपनीज़ में ऐसा नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इंडियन कंपनीज है वो नहीं करती है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे डार्क साइड भी है, जैसे डार्क इंटरनेट चीज़ें हैं, कुछ हर चीज़ का ही डार्क वेब, जैसे डार्क वेब है वैसे ही डार्क शिपिंग इंडस्ट्री भी है नॉर्थ कोरिया साइड। तो वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, स्मगलिंग होती है। इंडियन कंपनीज़ या फिर जिन कंपनीज़ में आप जाओगे उसमें ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। उस समय आप कह रहे थे कि कुछ कंपनीज जो है वो कुछ कंट्रीज जो है वो रिस्की होती है और वहाँ पे जो सैलरीज हैं या फिर ये है वो अधिक मात्रा में मिलता है, राइट? सो रिस्की एज इन किस टाइप का रिस्क रहता है यहाँ पे? रिस्क अगर मैं, जैसे मैंने कहा आपको, यमन का ही मैं बात लेता हूँ। तो यमन में जिस टाइम में हम गए थे, उस टाइम जिस दिन हम वहाँ से डिस्चार्ज हो गए, उसके 2 दिन बाद वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया। क्योंकि यमन उस टाइम जो है, यमन में कुछ वार टाइप चल रहा था उनके बीच में ही कुछ गैंग्स के ऊपर। तो वो एयरपोर्ट में, पोर्ट के नज़दीकी वाले एयरपोर्ट में बम ब्लास्ट हो गया। तो इसलिए ये एक हाई रिस्क एरिया है। प्लस पायरेट्स, शिपिंग इंडस्ट्री जो है अभी भी पायरेट से घिरी हुई है। सोमालिया एक सबसे बड़ा पायरेटेड एरिया है, लेकिन सिर्फ सोमालिया नहीं है, आप सिंगापुर में भी, आपको सिंगापुर के चैनल्स में भी आपको मिलते हैं पायरेट्स। एंड जैसे मैंने कहा आपको, हम यमन जाने से पहले पूरे जहाज़ में बैरिकेड लगाते हैं, वो कांटे वाले बैरिकेड्स पूरा लगाते हैं। फिर उसमें जो है डमीज़ हम लगाते हैं, पूरा सील कर देते हैं। हमारा वहाँ पे इमरजेंसी रूम्स वगैरह होते हैं अगर पायरेट्स को आ जाता है। और प्लस हमने, जब हम सेलिंग से यमन जाने वाले थे, उससे पहले हम जो है 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने पास बुलाते हैं, एंड दे वर फ्रॉम नेपाल ओनली। तो वो गन्स के साथ आते हैं टू प्रोटेक्ट अस। तो ये सब प्रोटेक्शन के साथ हम जाते हैं, ये सब हाई रिस्क एरियाज़ में। कोई जहाज़ सोमालिया से जाता है तो ये सब प्रिपेयर करके जाता है, क्योंकि पायरेट्स का अभी भी पायरेट्स के बहुत केसेस आते हैं। पायरेट्स के केसेस आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल्स। तो लेकिन सारे रिस्क जो है ऑलरेडी हम जो है कवर्ड करके उसको रिस्क को प्रिवेंट करते हुए ही चलते हैं। रिस्क तब रिस्की हो जाता है जब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज ना हो, और आपका जैसा जो इंस्टीट्यूट आप जो लेकर के आ रहे हैं सिलीगुड़ी में, इन सब रिस्क से ही उनको रूबरू कराना ही आपका काम है। ओके, ये सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान जनरल कैंडिडेट्स, एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स, इनके लिए क्या कुछ मतलब है ना, प्लस माइनस कुछ हैं?
कैटेगरी क्या डिफाइंड है कुछ? जैसे Reservations, I mean to say, रिजर्वेशन, yes, यस, हाँ. रिजर्वेशंस मैं कहूँगा रिजर्वेशंस तो नहीं, रिलैक्सेशंस हैं. एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST को, लेकिन कंपनीज में नहीं मिलेगा आपको. ओके. रेयर है कोई कंपनीज अगर रिलैक्सेशन ऐसे दे रही है, लेकिन IMUCT एग्ज़ाम के लिए रिलैक्सेशन है. प्लस आई थिंक अगर आप हिली एरियाज से हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन से हो, तो आपके हाइट में भी आपको 5 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है. तो अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो फॉर DG शिपिंग रूल मिनिमम हाइट क्राइटेरिया इज़ 157 सेंटीमीटर एंड फॉर फीमेल कैडेट्स 152 सेंटीमीटर, और फॉर SC ST योर 5 सेंटीमीटर इज रिलैक्सेशन. ओके. और इस प्रोफेशन में क्योंकि ये सी वाटर से रिलेटेड है, तो क्या स्विमिंग जानना क्या मैंडेटरी है? स्विमिंग जाना मैंडेटरी नहीं है. ये सब मैं कहूँगा मिथ भी है. मेरे को कल या परसों मैसेज आता है एक स्टूडेंट का, वो कहता है मुझे कि सर मेरे को स्विमिंग नहीं आती, क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? तो आप कर सकते हो. एंड स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है शिप्स में लाइफ बॉयज़ प्रेजेंट होती हैं. तो वो अगर आप कोई मैन ओवर बोर्ड भी होता है तो हम लाइफ बॉय से उसको प्रोटेक्ट करते हैं. प्लस आना इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग. अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है. प्लस आजकल जो है इंस्टीट्यूट्स में भी स्विमिंग पूल्स है जिसमें आपको स्विमिंग की क्लासेस देते हैं, क्योंकि यू नेवर नो द इमरजेंसी, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग. और एक चीज़, मतलब जब भी हम मर्चेंट नेवी का बात करते हैं तो हम मेन को देखते हैं, राइट? एक मेल कैंडिडेट को देखते हैं. क्या वुमन या फिर लड़की इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जा सकती है? जी, जा सकती है, एंड बहुत सारे जा रहे हैं. एंड मैं अगर आप यही सवाल मुझसे 7-8 साल पहले पूछते तो मैं कहता 1 to 2% ही शायद होंगे फीमेल कैंडिडेट्स. लेकिन आज के टाइम में 20 to 25% जो कैंडिडेट्स हैं वो फीमेल कैडेट्स हैं. फीमेल कैडेट्स बढ़ रही हैं. प्लस कंपनीज आर ऑल्सो लुकिंग फॉर फीमेल कैडेट्स ज़्यादा. क्या वजह है उसका? वजह मैं यही कहूँगा कि जो सी फेरर है वो वुमन के ऊपर पूरा होल कम्युनिटी भी जो है वुमन के ऊपर अभी नज़रें गड़ाई हुई हैं. वुमन को भी वो एक फेयर चांस देना चाहते हैं इस फील्ड में. तो इसीलिए जो है अब कंपनीज भी इसमें आ चुकी हैं, और कंपनीज भी जो है फीमेल रिलेटेड जो भी कैबिन्स हैं, जो फीमेल रिलेटेड जो चीज़ें नेसेसरी है वो चीज़ अपने शिप्स में बिल्ड करवा रही है और उसको वुमन फ्रेंडली बना रही है. तो पहले जो जैसे मैं सी फेरर कह रहा हूँ, तो पहले जो है हम सी फेरर नहीं कहलाते थे, हम इन्हें सी मैन कहते थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैन ही इस फील्ड में जाते थे. लेकिन वो चेंज करके हमने अभी सी फेरर कर दिया है. तो सी मैन कहना अभी प्रोहिबिटेड है. ये सिर्फ सी फेरर है. सी फेरर इसीलिए आया है क्योंकि इस फील्ड में वुमन प्लस मैन दोनों ही काम कर सकती हैं. एंड इंडिया से ही फर्स्ट फीमेल कैप्टन भी हैं, वो भी इंडिया से हैं. इंडियन फीमेल कैप्टन बन चुकी हैं, चीफ इंजीनियर हैं, बड़े बड़े रैंक्स में हैं. और आई थिंक पिछले साल ही एक पूरा जहाज़ इंडिया का निकला था जिसमें सारे मेंबर्स फीमेल मेंबर्स थी. वो वॉयज भी हो चुका है. तो बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, एंड कंपनीज भी आपको बुला रही हैं फीमेल कैडेट्स को के लिए. आई थिंक सीट्स भी रिजर्व रहती हैं बहुत सारे कंपनीज में, एंड इट्स अ वेरी गुड चांस. एंड नॉर्थ ईस्ट के तो मैं जितना समझता हूँ हमारे फीमेल्स तो आगे हैं मेल से भी, ये चाहे कोई भी जॉब हो. नॉर्थ ईस्ट की मैं ज़्यादा बात करूँगा तो फीमेल्स हर चीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं. बिल्कुल. तो मर्चेंट नेवी में फीमेल कैडेट आके ज्वाइन कर सकती हैं. ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम. मेडिकल में थोड़ा बहुत शायद रिलैक्सेशन और है. मेरीटाइम एजुकेशन का आने वाले डिकेड में क्या फ्यूचर रहने वाला, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, क्या लगता है? मेरीटाइम एजुकेशन मतलब इनरोलमेंट या इनरोलमेंट एज वेल एज करियर के ऑप्शन पे अगर देखें, है ना जी. अच्छा, मर्चेंट नेवी एज अ करियर मैं कहूँगा ना, अभी भी उस लेवल में नहीं पहुँचा है जिस लेवल में इंजीनियरिंग है या फिर डॉक्टरी है. वो अभी भी एज अ बच्चा टाइप ही मैं बोलूँगा, और वो अभी जो है उभर रहा है. जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम ही 80,000 स्टूडेंट्स दे रहे हैं, और ये इजीली कैन गो अप टू 2 to 3 लाख आई थिंक इन 2 years. कंपटीशन और बढ़ रहा है,
लेकिन उसी हिसाब से मर्चेंट नेवी जिस तरह से कंपटीशन बढ़ेगा उसी तरह से मर्चेंट नेवी की सीट्स भी बढ़ेंगी। एंड और ग्लोबली जो है इंडियन सीफेयरर्स को बहुत माना जाता है। एंड तो मैरीटाइम एजुकेशन जो है आपका, अगर आप इसको देखना चाहते हैं इन ROI में ही आपको देखना पड़ेगा कि कितना ग्रोथ होगा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जिस तरह से सिलीगुड़ी डेवलप हो रहा है उसी तरह से मर्चेंट नेवी भी डेवलप हो रहा है, उस तरह से मर्चेंट नेवी भी बढ़ रहा है। तो सिलीगुड़ी कुछ साल पहले कैसा था और अभी आप देख सकते हैं उसी तरह से मर्चेंट नेवी भी कुछ साल पहले सिर्फ इसमें जो है BSc और BTech थे, अब DNS भी आ चुका है और मैंडेटरी विद जॉब। तो ये और भी मर्चेंट नेवी को बढ़ा रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि शिप्स बढ़ रही हैं। और अगर इंडिया के न्यूज़ से अगर आप अपडेटेड रहते हो तो इंडिया जो है मैरीटाइम को भी बहुत फोकस में है अभी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे कोस्टल प्रोग्राम्स, मैरीटाइम प्रोग्राम्स जो है इंडियन गवर्नमेंट करवा रही है और उनके लिए सीफेयरर्स तो चाहिए। प्लस शिपिंग कंपनीज इंडियन सीफेयरर्स को ज़्यादा ग्लोबली वैल्यू देती हैं, उनको इंडियन सीफेयरर्स चाहिए। तो जितने ज़्यादा शिप्स बढ़ेंगी उतने ज़्यादा सीफेयरर्स चाहिए, उतने ज़्यादा मर्चेंट नेवी की डिमांड बढ़ेगी। अगर वैकेंसीज के तौर पे देखें तो मतलब ईयर वाइज कितने वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं ग्लोबली? ग्लोबली तो हमने देखेंगे इंडियन में अगर मैं कहूँ तो टोटल शिप्स इन एन एवरेज मैं कहूँगा आज के टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी है फॉर 20 to 25 कंपनीज। और हर कंपनीज IMUCT आपका हर साल में एक बार होता है, लेकिन कंपनीज का जो बैचेस है, एग्ज़ाम्स होती है वो साल में 2 बार होती हैं। और एवरेज ही मैं कहूँगा हर कंपनीज का एक बैच में 25 सीट्स रहता है। और 25 × 20 आप करोगे तो ईजिली 500 to 600 सीट्स पर बैच। तो इन अ ईयर 1200 to 1500 बैचेस, मतलब स्टूडेंट्स का अपॉर्चुनिटी कम है, ऑब्वियसली कम है ये विथ रेस्पेक्ट टू 80,000। दैट्स वाई आई सेड प्रिपरेशन इज़ द किंग। प्रिपरेशन करके आपको जाना होगा, विदाउट प्रिपरेशन ऐसा नहीं, आप पहले जैसे नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि खेलते कूदते रट्टा मार के आप पहुंच गए और आपको जॉब मिल गई। हाँ, और आप सोच रहे हो कि यार बस मैंने मर्चेंट नेवी के बारे में जान लिया, अब मैं कमाना स्टार्ट कर सकता हूँ। यस अशोक जी, सो बहुत कुछ जानने को मिला मुझे। इनफैक्ट काफ़ी सारा चीज़ मैं रिफ्लेक्ट भी कर पाया। इनफैक्ट मैंने आपको पहले ये सेशन स्टार्ट करने से पहले भी बताया कि पहले सेशन स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको बताया कि लाइक स्कूल टाइम में मुझे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से इंट्रोड्यूस, उस समय अगर आपके जैसा कोई इंसान शायद मुझे मिल जाता तो मैं भी शायद इस प्रोफेशन में, है ना, आगे बढ़ पाता। बट सबको वो मौका नहीं मिलता है इनफैक्ट लाइफ में, और आप मौका देने वाले हैं नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि वो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आगे बढ़ें और अच्छी तरीके से बढ़ें। ऐसा ना हो कि कोई एजेंट के हाथों में वो पड़ जाएं या फिर, है ना, कोई स्कैम के अंडर में आ जाएं। सो आप उनको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कराने वाले हैं। बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ कॉडवर्ड्स, है ना। और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी सफल एक इंस्टीट्यूट बने इस पर्टिकुलर बेल्ट में, और सिलीगुड़ी का भी नाम रोशन करे जी। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।